Hello guys, welcome to our endless novel recap, the place where every story comes alive in a fast, clear and exciting way, from epic fantasy world to action-packed adventures and emotional journeys. Break down every novel into simple, engaging recaps you can enjoy and rhyme. So sit back, relax and dive with us into the endless world of stories. C-301 बाबेरियन कैनन्स बर्बरीन तोपें। मुख्य कक्ष में युवराज सिंह बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। क्या सच में 4 से 5 मीटर लंबी थी? हाँ, बिल्कुल सही। और उसका बैरल बहुत मोटा था, महाराज। मुझे लगता है कि यह तोप किलेबंदी तोड़ने के लिए बनाई गई है, वांग शुवान ने कहा। यदि यह घेराबंदी वाली तोप है तो बात समझ में आती है, युवराज सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इतिहास में उर्बान तोप बहुत प्रसिद्ध रही थी। उस्मानी साम्राज्य ने इसी का उपयोग कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें तोड़ने में किया था। लेकिन ऐसी विशाल तोपें बेहद भारी होती थीं और हिस्सों में ढोकर युद्धभूमि पर जोड़नी पड़ती थीं। युवराज सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि बर्बरीन ऐसी तोप मुख्य हथियार के रूप में उपयोग करेंगे। आखिरकार बेई शान ने मैदान में कंगनपुर राजधानी की तोपों की मारक क्षमता अपनी आंखों से देखी थी। परंतु जब मैं परीक्षण क्षेत्र में घुसा तो वहां अन्य प्रकार के गोलों के निशान भी देखे। मुझे लगता है कि बर्बरीन के पास एक से अधिक प्रकार की तोपें हैं, वांग शुवान ने आगे कहा। मैं और जांच करना चाहता था मगर हमारी पहचान उजागर हो गई, इसलिए भागना पड़ा। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। ये बात बर्बरीन के स्वभाव के अनुरूप थी। वह नहीं मानते थे कि बेई शान इस बार फिर बेकार हो जैसी तोप बनाएगा। ये तोप स्पष्ट रूप से दीवारें ढहाने के लिए थी। वांग शुवान ने गहरी सांस ली। महाराज, जिसने हमें धोखा दिया वह कौन था? वही ग्रेट यू साम्राज्य का एक व्यापारी कारवां, खासकर झाओ प्रदेश से। वे भी बर्बरीन की तोपों की जानकारी पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ही हमें पकड़वाया, वांग शुवान ने कड़वाहट से कहा। झाओ प्रदेश? तो ये झाओ राजा के लोग हुए, युवराज सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य रहा। जब से हमने झाओ युवानली को वापस भेजा है, झाओ राजा हमारे प्रति द्वेष रखता है। ये बस उसी के प्रतिशोध का तरीका है। सब जानते हैं कि वह कभी माफ नहीं करता। परंतु इससे बर्बरीन की तोपों पर हमारी जांच अधूरी रह गई, वांग शुवान ने असंतोष से कहा। चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। यदि उर्बान तोप उनके पास है तो उनकी तोप तकनीक बहुत उन्नत नहीं हो सकती, युवराज सिंह ने आत्मविश्वास से कहा। पहली बात, रंग देखकर पता चलता है कि वे कांस्य की तोपें बना रहे हैं। इसका मतलब वे लौह तोप तकनीक नहीं जानते। और कांस्य की तोपें ढालना अत्यंत खर्चीला कार्य है। दूसरी तरफ कंगनपुर की इस्पाती तोपें लोहे के सांचे में ढलती हैं और बड़ी मात्रा में कम लागत पर बनाई जा सकती हैं। इस्पात तांबे से कई गुना सस्ता है, तांबे का सिक्कों में उपयोग होना ही साबित करता है कि वह कितना दुर्लभ था। वांग शुवान ने सिर हिलाया। परंतु महाराज, झाओ राजा द्वारा हमें धोखा देना, यह मेरे गले नहीं उतर रहा। चूंकि वह हमें सम्मान नहीं देता, मैं भी उसे नहीं दूंगा। ली सन ने झाओ प्रदेश के कई जासूसों की जानकारी जुटाई है। तुम उन्हें खत्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, युवराज सिंह ने बर्फ जैसे स्वर में कहा। वांग शुवान हंस पड़ा। लगता है झाओ राजा तोप तकनीक को लेकर बहुत बेताब है। वह हर जगह जासूस भेज रहा है। स्वाभाविक है, झाओ राजा की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। वह हमेशा से शाही परिवार को हटाकर स्वयं सत्ता लेना चाहता है। अब जबकि कंगनपुर के पास तोपें हैं, झाओ राजा की शुवानजिया लौहश्वसेना चांगन पर आसानी से नहीं चढ़ सकती, युवराज सिंह ने कहा। कंगनपुर द्वितीय में बर्बरीन की हार के बाद झाओ राजा अवश्य ही अस्थिर हुआ होगा, वांग शुवान ने व्यंग्य से कहा। परंतु महाराज, भले ही हमारी पहचान उजागर हो गई, मैंने उन्हें भी छोड़ा नहीं। मैंने बर्बरीन को ये भी बता दिया कि झाओ के जासूस भी वही हैं। जब बर्बरीन हमें ढूंढ रहे थे, वे झाओ वालों को भी ढूंढने लगे। अब झाओ राजा ने कंगनपुर के जासूस खोए, साथ ही बर्बरीन के बीच अपने जासूस भी। अंत में उसे तोपें कंगनपुर से ही खरीदनी पड़ेंगी। तब कृपा न करना, वांग शुवान ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। युवराज सिंह समझ सकते थे कि वांग शुवान का मिशन कितना जोखिम भरा रहा होगा। सौभाग्य से बर्बरीन दीवारों वाले शहरों में रहना पसंद नहीं करते, वरना वह शायद बचकर न लौटते। युवराज सिंह ने आंखें सिकोड़ लीं। झाओ युवानली के जाने के बाद तोप व्यापार ठप सा था। दरबार के अलावा केवल वेई राजा, चू राजा, लियांग राजा और योंग राजा ने कंगनपुर से तोपों की खरीद के लिए संपर्क किया था। आयुध कार्यशाला इन ऑर्डरों में व्यस्त थी। इन सौदों ने युवराज सिंह को भारी धन दिया था, इसी से वे कंगनपुर में इतना बड़ा औद्योगिक विस्तार कर सके थे। जब वह दयालु नहीं तो मैं भी दया नहीं करूंगा, युवराज सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय शेंगदू घास के मैदान पर एक विशाल रजत तंबू में बेईशान आंखें मूंद कर बैठा था। उसके सामने खड़ा था एक उस्मानी व्यक्ति, घुंघराले बाल, भूरी आंखें और उभरी नाक। क्या तुम निश्चित हो कि उर्बान तोप कंगनपुर द्वितीय की दीवारें तोड़ सकेगी? बेईशान ने कठोर स्वर में पूछा। मान्यवर बेईशान, कृपया विश्वास करें।
उर्बान तोप ने दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें तोड़ी हैं। ग्रेट यू साम्राज्य की दीवारें उसके सामने टिक नहीं पाएंगी, उस्मानी शिल्पकार ने झुककर कहा। वह बर्बरीन द्वारा घेराबंदी के दौरान पकड़ा गया था और उसी शहर में उसने तोप ढालने की कला देखी थी। बेई शान ने सिर हिलाया। हाल ही में ग्रेट यू के कई जासूस शेंगदू में दिखे थे, ये सिद्ध करता था कि वे भी इस तोप से भयभीत थे। उम्मीद है तुम्हारे शब्द सत्य साबित हों, वरना तुम्हारा सिर मेरे पास होगा, बेई शान ने क्रूरता से कहा। शिल्पकार कांप गया। तभी एक पहरेदार तंबू में आया और बोला, स्वामी, कोरियो का दूत आया है। 302 अंडरलाइन करंट्स। चांदी रंग के बर्बर तंबू के बाहर पहरेदार सीधे खड़े पहरा दे रहे थे। दो गोरियो दूत लाल गोल काला वाले वस्त्रों में बेई शान के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब शिविर से एक अजीब से स्वरूप वाला व्यक्ति बाहर निकला तो उसे तुरंत सूचित किया गया कि उसे भीतर बुलाया गया है। गोरियो राज्य के दूत लिशुनजी ताइजी बेई शान को प्रणाम अर्पित करते हैं। जैसे ही लिशुनजी ने बेई शान को देखा, वह घुटनों के बल गिरा और पूर्ण दंडवत प्रणाम किया, गहरी श्रद्धा का संकेत। जब से बर्बरों की शक्ति बढ़ी थी और उन्होंने महान यू साम्राज्य को पीछे धकेलकर शानहाई दर्रे तक सीमित कर दिया था, गोरियो के राजा ने अवसर का लाभ उठाते हुए एक कूटनीतिक पत्र भेजा, जिसमें गोल्डन हार्ट का अधीन राज्य बनने, निष्ठा और कर अर्पण करने तथा आदेशों का पालन करने की इच्छा जताई थी। उठो, बेई शान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे दूसरों द्वारा नमन किया जाना पसंद था। हालांकि यदि दूत महान यू साम्राज्य से आया होता तो उसे और भी अधिक प्रसन्नता होती। लिशुनजी उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर सावधानीपूर्ण मुस्कान लिए। वह गोल्डन हार्ट को कर अर्पित करने आया था और स्वाभाविक रूप से ताइजी लोगों को प्रसन्न रखना भी आवश्यक था, ताकि गोल्डन हार्ट की घुड़सवार सेना गोरियों की भूमि पर न टूट पड़े। आखिर अब वे प्रायद्वीप के बचे खुचे आधे हिस्से तक ही सीमित रह गए थे। धन्यवाद ताइजी बेई शान, लिशुनजी ने कहा और अपने एक सहायक को संकेत किया। सहायक तुरंत एक लकड़ी का डिब्बा लेकर आगे आया। लिशुनजी ने डिब्बा खोला, अंदर सोने की किनारी वाली पेटी में मुट्ठी भर आकार का रत्नमोती चमक रहा था। बेई शान ने रत्नमोती पर एक नजर डाली और उदासीन स्वर में कहा, गोल्डन हार्ट के लोग ऐसे रत्नों में रुचि नहीं रखते। ये उन पिछड़े दक्षिणी लोगों की पसंद की चीजें हैं। हमें अच्छे घोड़े, धनुष बाण, गाय बकरियां और सुंदर स्त्रियां पसंद हैं। लिशुनजी ने तुरंत हंसकर कहा, ताइजी बेई शान, हम आपकी पसंद भली भांति जानते हैं। इस बार मैं गोरियो राज्य की 10 सुंदर कन्याएं विशेष रूप से आपके लिए लेकर आया हूं। गोरियो के राजा ने स्वयं उन्हें आपके लिए भिंट स्वरूप भेजा है। बेई शान संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तुम महान यू साम्राज्य के लोगों से कहीं अधिक समझदार हो। बिल्कुल बिल्कुल, महान यू जिद्दी है। वह गोल्डन हार्ट के आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकता है। उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। गोरियो के राजा को भी लंबे समय से महान यू से असंतोष है, लिशुनजी ने सावधानी से आगे कहा। बेई शान की आंखें सिकुड़ गईं। यदि ऐसा है तो जब हम अगली बार महान यू पर आक्रमण करें, गोरियो का राजा सेना भेजकर हमारी सहायता करे। महान यू को जीतने के बाद हम सब कुछ बांट सकते हैं। ही, मैं आपके इस उदार प्रस्ताव को गोरियो के राजा तक अवश्य पहुंचाऊंगा। महान यू अब हमारे गोरियो का अधिपति बनने योग्य नहीं रहा। समय आ गया है कि वे हमसे लिया गया कर लौटाएं, लिशुनजी ने कहा, लेकिन मन में वह और योजनाएं लेकर आया था। वह आगे बोला, ताइजी बेई शान, आप शायद जानते हैं कि महान यू और जापानी दूतों के बीच क्या चल रहा है। जापानियों ने गोरियो के राजा से संपर्क साध लिया है। सुना है, बेई शान ने थोड़े संकोच के बाद उत्तर दिया। उसका और महान ताइजी का संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहा था। फिर भी वह महान ताइजी की हर गतिविधि से भली भांति परिचित रहता था। लिशुनजी ने कहा, कुछ दिन पहले जापानी दूत हानसोन पहुंचे। उन्होंने अपने उस योजनाबद्ध हमले का खुलासा किया। वे महान यू के दंगजोऊ पर आक्रमण करना चाहते हैं। वे गोरियो से होकर गुजरना चाहते हैं और हमारे तटीय बंदरों को आधार बनाना चाहते हैं। ताइजी बेई शान, जापानी हमेशा चालाक रहे हैं। ये जानकारी सच है या केवल जाल, कहना कठिन है। लेकिन यदि वे गोरियो में ठहरते हैं तो ये गोरियो के राजा के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए। बेई शान की आंखें चमकीं। तो महान ताइजी ने जापानी दूतों से क्या कहा। बैठक के दौरान महान ताइजी ने माना कि यामादा के नेतृत्व वाले जापानियों की भी वही महत्वाकांक्षा है, महान यू पर आक्रमण। उसने आश्वासन दिया कि गोल्डन हार्ट उत्तर से आक्रमण करेगा और जापानी दक्षिण से। जब जापानियों ने गोरियो और गोल्डन हार्ट की भूमि से होकर जाने की अनुमति मांगी, महान ताइजी ने तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अब जापानी दंगजोऊ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, लिशुनजी ने विस्तार से बताया। समझ गया, बेई शान बुदबुदाया। महान ताइजी जापानियों की मंशा जानता था और गोरियो के द्वार उनके लिए नहीं खोलना चाहता था। लेकिन ये देखकर बेई शान हैरान हुआ कि जापानी फिर से गोरियो की भूमि का उपयोग करने की बात उठा रहे थे। तो तुम्हारा अर्थ है कि गोल्डन हार्ट को फिर से जापानियों की मांग अस्वीकार कर देनी चाहिए? बेई शान ने पूछा। लिशुनजी ने सिर हिलाया।
गोरियों का राजा स्पष्ट रूप से भयभीत था। जापानी दूत लगातार दबाव बनाए हुए थे, इसलिए राजा ने उसे गोल्डन हार्ट भेजा था ताकि जापानियों के अनुरोध को गोल्डन हार्ट रोक सके। इस तरह गोरियो सीधे जापानियों का विरोध भी नहीं करेगा। बेईशन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, उसे गोरियो राज्य से कभी कोई सम्मान नहीं था। उसके लिए गोरियो प्रायद्वीप की एक छोटी सी हवा के साथ बहने वाली बस्ती मात्र था। एक समय वे महान यू साम्राज्य का सहारा लेकर गोल्डन हार्ट को तिरस्कार करते थे। गोल्डन हार्ट के अधीन होने से पहले उन्होंने गोरियो के कई नगरों में नरसंहार तक किया था, और अब अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद वे महान यू को दांत दिखाते हैं और जापानियों से डरते भी हैं। कुछ सोचकर बेईशन बोला, मुझे लगता है कि जापानी दूतों की बात में दम है। वे केवल तुम्हारे तटीय नगर का उपयोग करना चाहते हैं। महान यू अब हमारा साझा शत्रु है, हमें सहयोग करना चाहिए। ताइजी बेईशन लीशुनजी फिर से घुटनों के बल बैठ गया। ताइजी, हम जापानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। वे कभी वचन के पक्के नहीं रहे, सदैव धूर्त रहे हैं। 100 वर्ष पहले उन्होंने गोरियो पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। यदि वे गोरियो में रुके रहे तो हम क्या करेंगे? वह आगे बोला, ताइजी, जापानियों की महत्वाकांक्षा अत्यधिक बड़ी है। उनका लक्ष्य पूरा मध्य स्थल है। इसी कारण वे गोल्डन हार्ट के अधीन राज्य भी बनने को तैयार नहीं। बेईशन ने भौहें सिकोड़ लीं। लीशुनजी की बात में तर्क था। यदि गोरियो पर कब्जा हो गया तो जापानी गोल्डन हार्ट की भूमि तक हाथ बढ़ा देंगे। लेकिन कंगनपुर द्वितीय कैंगजूब में मिली ह्यूमिलिएशन को याद कर बेईशन को लगा, यदि इससे युवराज सिंह सियोमिंग के लिए परिस्थितियां कठिन होती हैं तो ये बुरा सौदा नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे राजा से कहो चिंता न करें। यदि जापानी निकलने से इनकार करते हैं तो गोल्डन हार्ट की घुड़सवार सेना स्वयं कार्रवाई करेगी। फिलहाल महान यू पर आक्रमण हमारा पहला लक्ष्य है। लीशुनजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में दुख और निराशा थी, पर कोई विकल्प नहीं। उसने भारी स्वर में कहा, जी ताइजी बेईशन। बेईशन ने उसे रवाना कर दिया। अब जब वह योजो और गोरियो दोनों को नियंत्रित कर चुका था, उसका ध्यान किशनपुर किंगजूब में युवराज सिंह से निपटने के लिए सेना तैयार करने पर था। गोरियो का भविष्य उसे अब महत्वहीन लगा। उसके लिए तो बस इतना ही आवश्यक था, युवराज सिंह के रास्ते में जितनी मुश्किलें खड़ी हों उतना बेहतर। कुत्तों का झुंड, इन्हें एक दूसरे को काटने दो। इतनी सी बात भी समझ नहीं आते। बेईशन ने तिरस्कार से कहा। C-303 घूमती ड्रिलिंग मशीन। किशनपुर किंगजूब में आज फिर धूप खिली हुई थी। वसंत की गर्माहट चारों ओर फैल रही थी। शाओकिंग नदी के किनारे घास पेड़ फिर से हरे होने लगे थे और अधिक से अधिक लोग वसंत सैर पर निकल रहे थे। बीती रात वांग शुवान के जाने के बाद 4 विदेशी व्यापारी और 6 विदेशी शरणार्थियों को किशनपुर में गिरफ्तार किया गया। अपने प्रदेश में श्रम शक्ति बढ़ाने के लिए युवराज सिंह की शरणार्थी नीति विभिन्न गुटों के लिए मौका बन गई थी कि वे शरणार्थियों के रूप में जासूस भेज सकें। कानून के अनुसार शरणार्थियों में गड़बड़ी फैलाने वालों को तुरंत दंड दिया जाना था। किशनपुर अखबार ने इस घटना को प्रकाशित कर सब आने वाले शरणार्थियों को चेतावनी दी। हालांकि युवराज सिंह समझते थे कि शरणार्थियों को स्वीकारना कुछ दुर्भावनापूर्ण लोगों को भी आकर्षित करेगा, लेकिन इस नीति से उन्हें जनसंख्या का बड़ा लाभ मिल रहा था। किशनपुर की सड़क निर्माण में काम करने वाले मजदूरों में अनेक ऐसे ही लोग थे जिनकी स्थिर आजीविका नहीं थी। यंत्र विभाग में आज यंत्र विभाग को जल चालित खराद लेद कार्यशाला में उपकरण सौंपने थे। इन उपकरणों से कारीगर पहली बार खोखली बंदूक नली गन बैरल बनाने वाले अंतिम चरण ड्रिलिंग को पूरा करने वाले थे। जाओ लॉन्ग ने घोड़े की लगाम थामी और युवराज सिंह उतर पड़े। जांग लियू पहले से ही कार्यशाला में थे और कारीगरों को ड्रिल बिट जल चालित खराद में लगाने का निर्देश दे रहे थे। ये जल चालित खराद एक बड़ी जल चक्की से चलता था जो शाओकिंग नदी के तेज बहाव में लगी थी। जल चक्की से जुड़ी भारी गोल शिला डिस्क फ्लाईव्हील घूमती और उसके केंद्र में लगा ड्रिल बिट उच्च गति से घूमने लगता। यही वह जल चालित खराद था जिसे युवराज सिंह ने बनवाया था। मिंग काल में ऐसा यंत्र नागरिक क्षेत्रों में उपयोग हुआ था और युवराज सिंह ने उसी अवधारणा को अपनाया था। युवराज, हमने बंदूक नली की ड्रिलिंग शुरू कर दी है, जांग लियू ने पसीना पोंछते हुए कहा। दूसरी ओर लकड़ी के सहारे पर इस्पात की छड़ें रखी थीं, जिन्हें इस्पात कार्यशाला से भेजा गया था। ये छड़ें बनाना अब आसान था और जब चाहें बनाई जा सकती थीं। यह अच्छा काम कर रहा है, युवराज सिंह ने कहा। जल चालित खराद तीव्रता से घूम रहा था और ड्रिल बिट इस्पात में आसानी से छेद कर रहा था। ड्रिलिंग अभी धीमी थी, पर प्रगति स्पष्ट थी। पुराने अभिलेखों के अनुसार मिंग काल में एक नली की ड्रिलिंग में 6 दिन लगते थे, पर युवराज सिंह के बेहतर उपकरण इस समय को काफी घटा देंगे। मेरे अनुमान से ये 3 से 4 दिन में हो जाएगा। नदी का बहाव तेज है और हमारे उपकरण श्रेष्ठ हैं, युवराज सिंह ने कहा। जांग लियू मशीनरी विभाग द्वारा बनाए गए 2 पुराने और 2 नए ड्रिल बिट लेकर आए थे। कुल 4 खराद एक साथ काम कर सकते थे, जिससे 3-4 दिनों में 4 बंदूक नलियां बन जाती। रोल्ड स्टील से बनाने में महीना लगता। अब ये तकनीक समय का 10वां हिस्सा ले रही थी।
ज़ांग लियू गर्व से बोले, युवराज, ये यंत्र अद्भुत है। एक कारीगर 4-5 खराद एक साथ चला सकता है। श्रम भी बचेगा और सटीकता भी बढ़ेगी। युवराज सिंह मुस्कुराए, सुविधाजनक है, पर संख्या बढ़ानी होगी। अभी 200 खराद हैं और केवल 4 ड्रिल बिट। इस्पात कार्यशाला में 500 मजदूर और बनाएंगे, ज़ांग लियू ने बताया। युवराज सिंह ने संतोष से देखा, अब वे महीने में 2000 और 10 महीनों में 20,000 बंदूक नलियां बना सकते थे। वर्ष के अंत तक किशनपुर सेना को हथियारबंद किया जा सकता था। पर दुश्मन 2 मिलियन की आबादी वाला घुड़सवार राष्ट्र था, जबकि किशनपुर के पास केवल 6 लाख लोग थे। घोड़ों पर पले बढ़े, अनुशासित, निडर योद्धा, एक भयानक शक्ति। यही चिंता हमेशा युवराज सिंह को बेचैन करती थी। अंतिम कार्य, बेयोनेट, सफाई दंड और गोला बारूद। ड्रिलिंग अब शुरू हो चुकी थी, इसलिए युवराज सिंह शस्त्र कार्यशाला की ओर बढ़े। मस्कट के लिए अब केवल कुछ समस्याएं शेष थीं। 1. बेयोनेट का स्वरूप। पुराने समय की तरह नली के अंदर घुसने वाला बेयोनेट नहीं चलेगा, क्योंकि उससे बंदूक चल नहीं सकती थी। उन्हें सॉकेट बेयोनेट बनवाना था। 2. सफाई दंड, क्लीनिंग रॉड। लकड़ी के स्थान पर इस्पात का दंड, ताकि गति बढ़े और टूटे नहीं। प्रशिया की सेना 5 गोली प्रति मिनट चला लेती थी। 3. तेल कागज, पैकिंग में कारतूस। सैनिक लड़ाई में पैकिंग को दांत से काटकर बारूद डाल देंगे। तेज, सरल, विश्वसनीय। युवराज सिंह जानते थे, ये सब मिलकर ही असली आधुनिक फायलॉक सेना बनाएगा। अध्याय 304, कॉटन के लिए टोपे। महाराज, चू राजा का व्यापारी जहाज पहुंच गया है। सुना है कि वे कपास के बीज लाए हैं, लेकिन मैं अंदाजा लगाऊं, वे कपास के बीजों के बदले तोपें मांग रहे होंगे, है ना? लगता है महाराज पहले से ही समझ चुके हैं। पांग युकुन मुस्कुराया। युवराज सिंह इस समय बंदूकधारी सैनिकों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका लिख रहे थे। पिछले दिन ही वे खराद कार्यशाला, शस्त्र कार्यशाला, मशीन विभाग और बारूद कार्यशाला गए थे और सभी निर्देश देकर आए थे। चाहे संगीन हो, सफाई की छड़ हो, या तेल कागज में लिपटा गोला बारूद, इनका बनाना बहुत सरल था। संगीन तो बस एक बेलनाकार आधार था, सफाई की छड़ साधारण लोहे की छड़, और तेल कागज का कारतूस तो और भी आसान, गोली और बारूद को तेल लगे कागज में लपेट देना। तकनीक की कमी नहीं थी, बस सही सोच और अनुभव की जरूरत थी। फ्लिंटलॉक बंदूकें जल्द ही सैनिकों को मिलने वाली थी, इसलिए युवराज सिंह को आधुनिक सैन्य अकादमी स्थापित करनी थी। आग्नेयास्त्रों के दौर में युद्ध अब पारंपरिक 3 चालों पर नहीं टिक सकता था। इसी कारण वे ये पुस्तिका लिख रहे थे, ताकि किशनपुर के कमांडरों को आधुनिक युद्ध विधियां सिखाई जा सकें। कलम रखकर युवराज सिंह मुख्य कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने अपना भारी सर्दी का कोट उतारकर हल्के वस्त्र पहन रखे थे। महल के द्वारों की ओर चलते हुए वे बोले, लिकायुवान कपास को इतनी आसानी से लेकर आ गया, क्या चू राजा अचानक दयालु हो गया है? नहीं, ये तो केवल हितों का लेन देन है। उसे तोपें चाहिए और मुझे कपास। सही कहा, लेकिन मुझे डर है कि वेई राजा नाराज होगा। सुना है जिनलिंग में वह महाराज की शिकायत कर रहा है, पांग युकुन ने कहा। उसकी चिंता मत करो, वेई राजा और चू राजा कभी एक मत हुए ही नहीं। हम चू राजा को तोपें बेचते हैं, तो वेई राजा को खटकना स्वाभाविक है। लेकिन हमें राजकुमारों की आपसी लड़ाइयों में पड़ने की जरूरत नहीं। हमारी असली नीति है उनकी दुश्मनी से मुनाफा कमाना। महायू साम्राज्य की स्थिति देखकर युवराज सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की अलग थलग कूटनीति जैसी नीति अपनाने का निर्णय लिया था। वे किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, बस चुपचाप धन कमाएंगे। साम्राज्य के भीतर विभाजन गहरा था, सब राजकुमार एक दूसरे पर संदेह करते थे। ऐसे में उनके संघर्षों से लाभ कमाना ही सबसे सुरक्षित मार्ग था। महाराज बिल्कुल सही कहते हैं। जब वेई राजा नाखुश है, तो क्यों ना उसे और अधिक तोपें बेची जाएं। मात्रा बढ़ेगी तो वह भी संतुष्ट होगा, पांग युकुन ने कहा। बिल्कुल, हम चू राजा को तोपें बेचते हैं तो वेई राजा और खरीदने को मजबूर होगा। युवराज सिंह हंसे। दोनों बातें करते हुए घाट तक पहुंचे। युवराज सिंह पहले ही शस्त्र कार्यशाला को आदेश दे चुके थे कि चू राजा के बेड़े को 30 तोपें सौंप दी जाएं और साथ ही कपास के बीज उतारे जाएं। पहले जब लिकायुवान चू क्षेत्र गया था, चू राजा ने कपास के बीज देने से मना कर दिया था। लेकिन जब वेई राजा को तोपें मिल गईं और उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए यानगत से नदी में तोपें दागी, लगभग पटाखों की तरह, तो चू राजा बुरी तरह उकसा दिया गया। किशनपुर में युवराज सिंह बार बार कह रहे थे कि तोपें चू क्षेत्र भेज दो, कपास बाद में भी आ सकती है। चू राजा कपास के बाजार को रोक नहीं सकता था, लेकिन तोपों के बिना वह पूरी तरह कमजोर था और अंततः उसे मजबूरी में कपास भेजनी पड़ी। जहाज पर कपास की जांच करते हुए चू राजा के दूत ने कहा, महाराज, चू राजा का आदेश है कि जब तक हमें तोपें नहीं मिलती, कपास के बीज नहीं सौंपे जा सकते। यदि महाराज ने जोर दिया, तो मैं कपास के बीज जला दूंगा। युवराज सिंह और पांग युकुन ने एक दूसरे की ओर देखा। दूत में थोड़ा साहस था। युवराज सिंह मुस्कराए, मैं वादा निभाता हूं। मुझे इन 3 जहाजों के बीजों में दिलचस्पी नहीं, पर चू राजा ने इन्हें इसी समय भेजा, ये कुछ सोचने लायक है। दूत संकोच में पड़ गया।
वह समझ गया कि युवराज सिंह क्या कहना चाहते थे। मार्च कपास बोने का समय था। बीज अभी भेजना मतलब दबाव डालना। यदि युवराज सिंह ने तोपें नहीं दी तो कपास बोने में एक और साल बर्बाद हो जाता। 1 घंटे बाद शस्त्र कार्यशाला की गाड़ियां तोपें लेकर आ गईं। दूत ने पूरी जांच की, गोला बारूद देखा, फिर कपास उतारने की अनुमति दी। युवराज सिंह स्वयं कपास की ढुलाई देख रहे थे। कपास किशनपुर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, कपड़े तो केवल एक उपयोग थे। कपास चिकित्सा उद्योग से लेकर अन्य औद्योगिक कार्यों तक हर जगह काम आती थी। यदि कपास की खेती सफल हुई तो उन्हें चू राजा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और किशनपुर की वस्त्र उद्योग भी मजबूत होगा। ये पूरा बीज भंडार सीधे सरकारी खेतों में भेज दिया गया। वसंत बुवाई का समय था, फिर से किशनपुर के सैनिक खेतों में किसान बन गए। महाराज, क्या हम सच में कपास बोने वाले हैं? सरकारी खेत की मेड़ पर नील शर्मा युवराज सिंह के साथ चल रहे थे। हालांकि उन्हें बताया गया था, फिर भी वे झिझक रहे थे। उनकी नजरों में खाद्यान्न अधिक महत्वपूर्ण था। 6 प्रांतों में उत्पादन बढ़ा था, लेकिन बारहसिन्हा आक्रमणों को देखते हुए स्थिति कभी भी बदल सकती थी। रोजगार समाप्त हो जाए तो सेना के लिए यह विनाशकारी होता। पुराने सेनापति, चिंता मत कीजिए, युवराज सिंह बोले। किशनपुर का अनाज सीमित सही, लेकिन वेई राजा, चू राजा और यान राजा के भंडार भरे पड़े हैं। तोपों के सौदे के दौरान मैंने उनसे बहुत सारा भोजन भी खरीदा है। ये सुनकर नील शर्मा के मन का बोझ उतर गया। हालांकि युवराज सिंह कृषि और व्यापार दोनों को बढ़ा रहे थे, जो नील शर्मा की मान्यताओं से अलग था, लेकिन एक सेनापति के रूप में वह जानते थे कि शासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब जब भोजन की चिंता दूर थी, वे निश्चिंत थे। युवराज सिंह ने अब भी विवेक नहीं खोया था। कपास के बोरे सैनिकों को बांटे गए और उन्होंने बीज खेतों में बिखेरने शुरू कर दिए। इस वर्ष सरकारी खेतों के साथ साथ कई दास चलित बागान भी स्थापित किए गए थे, जहां इस वर्ष खाद्यान्न नहीं बोया जाएगा, बल्कि कपास, गन्ना और सरसों उगाई जाएगी। 305 सुअ पालने वाला सिपाही तारांकन। नीलजल महल सवर, जीजी पैजी जेबीडी केम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गर्म धूप के नीचे कंगनपुर द्वितीय के सैनिक खेतों में लगन से काम कर रहे थे। ये शांतिपूर्ण दृश्य मन को सुख देता था, लेकिन अगले ही क्षण युवराज सिंह की आंखों में एक परछाई उतर आई। इतने क्रूर युग में इस दुर्लभ शांति की रक्षा करने के लिए उन्हें केवल खून और आग के सहारे इसका बचाव करना पड़ता था। इस बार रानी जरीन द्वारा भेजे गए कपास के बीज 5 व्यापारी जहाजों के पूरे गोदाम भरते थे। युवराज सिंह ने इन कपास के बीजों को खरीदने में केवल आधे तोप के बराबर का मूल्य चुकाया था। कपास के अलावा 30 तोपों ने रानी जरीन से 50,000 तौल चांदी भी ले ली। औद्योगिक वस्तुओं के बदले कृषि उत्पाद प्राप्त कर लेने से हुआ ये भारी लाभ देखकर युवराज सिंह और अधिक समझ गए औद्योगिक वस्तुओं से कितने अद्भुत मुनाफे कमाए जा सकते हैं। इससे उनकी यह इच्छा और प्रबल हो गई कि वे पूरे महान यू साम्राज्य में औद्योगिक वस्तुओं की बाढ़ लाएं और बदले में तरह तरह के कच्चे माल प्राप्त करें। कुछ बीज कंगनपुर द्वितीय के लिए रखते हुए युवराज सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया कि बाकी बीजों को दास प्रबंधित अन्य खेतों में भेज दिया जाए। राजकीय खेत पर न्यू बेन के साथ युवराज सिंह राजकीय खेत के बाहर एक जमीन पर पहुंचे, जहां एक लंबा सा शेड बन रहा था। शेड के चारों ओर ईंट की दीवारें थीं, जो 4-4 मीटर के घेरे बना रही थीं। ये कंगनपुर सेना का सुअ पालन केंद्र है, न्यू बेन ने कड़ुवे चेहरे के साथ कहा। जब सैनिकों से खेती करवाई गई थी तो वह भी भारी लगा था, और अब सेना को सुअ भी पालने पड़ रहे थे। पांग युकुन हंस पड़े। महाराज, जरा न्यू बेन को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे सैनिकों की मेहनत उन्हें अंदर तक चुभ रही हो। यह मेहनत है, न्यू बेन बड़बड़ाए। खेती को तो समझता हूं, पर अब सुअ पालन भी। महान यू साम्राज्य में तो सैनिक सुअ नहीं पालते। युवराज सिंह गंभीर हो गए। पुराने जनरल, आप गलत सोच रहे हैं। क्या सिर्फ सैनिकों का पेट भरना काफी है? नहीं, हमें उन्हें मांस खिलाना होगा। जब सैनिक मांस खाते हैं तभी वे प्रशिक्षण में अधिक बल लगा सकते हैं। हम सेना से सुअ क्यों पालवा रहे हैं? सरल है, कंगनपुर सेना बाकी सेनाओं जैसी नहीं है। हमारी सेना में रसद दल हैं। यही लोग सैनिकों के भोजन, सामग्री और परिवहन का प्रबंध करते हैं। यदि रसद दल यही काम न करें तो फिर उनकी आवश्यकता ही क्या है? न्यू बेन निरुत्तर रह गए। अब जबकि सेना में नए सैनिक भर्ती हो रहे थे, कुछ को सीधे रसद दल में भेजा गया था, भोजन, परिवहन और आपूर्ति संभालने के लिए। युवराज सिंह आगे बोले, और कंगनपुर सेना शीघ्र ही चकमकदार बंदूकों से लैस होने वाली है। सेना एक बिल्कुल नई दिशा में जा रही है। इसलिए संगठन और कार्य विभाजन भी नए तरीके से होना चाहिए। चकमक बंदूकें। न्यू बेन चौंक उठे। हाँ, लक्ष्मी लोहा की कार्यशाला में बने नए हथियार। युवराज सिंह ने मुस्कुराते हुए बंदूक की बनावट, शक्ति और उपयोग विस्तार से समझाया। न्यू बेन सन्न रह गए। तो तलवार ढाल वाले, धनुर्धर और भालाधारी, इन सभी को हटाया जाएगा और सेना में केवल बंदूकधारी और घुड़सवार रहेंगे। हाँ, युवराज सिंह ने शांत स्वर में कहा। महाराज, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। न्यू बेन व्याकुल हो उठे।
यदि नजदीकी युद्ध के सभी सैनिक हटा दिए गए और केवल दूर से गोलीबारी रही, तो घास के मैदानों पर शत्रु की घुड़सवार सेना हमारी पंक्ति तोड़ देगी और पीछे बचे सैनिक कट जाएंगे। पांग युकुन भी चिंतित दिखे, पर कुछ कह न सके। नई तकनीक हमेशा पुराने तरीकों से टकराती है। युवराज सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं बातें नहीं, परिणाम पसंद करता हूं। जब एक बार चकमक बंदूकें सेना में आ जाएंगी, तभी आप समझेंगे। दोनों शांत हो गए। इसके बाद युवराज सिंह फिर सुअर पालन केंद्र की ओर मुड़े। महान यू साम्राज्य में बड़े पैमाने पर पशुपालन का कोई इतिहास नहीं था, पर अब युवराज सिंह आधुनिक कृषि को अपनाने जा रहे थे। पांग साहब, सुअरों की क्या स्थिति है? युवराज सिंह ने पूछा। हमने आम लोगों से 1000 सुअर बच्चे, 50 मादा सुअर और 50 नर सुअर खरीदे हैं, पांग युकुन ने बताया। युवराज सिंह ने रसद अधिकारी चेन फेंक की ओर देखा। अधिकारी चेन, ये सभी सुअर तुम्हारे जिम्मे हैं। एक भी मरना नहीं चाहिए, युवराज सिंह ने आदेश दिया। फिर उन्होंने आधुनिक सुअर पालन की तकनीकें समझानी शुरू की, स्वाइन फीवर की रोकथाम, साफ सफाई, बीमार सुअरों को तुरंत जलाकर दफनाना आदि। अधिकारी चेन स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि मानो यह कोई किसान विद्वान खड़ा हो, न कि कंगनपुर के युवराज। पांग युकुन और न्यूबेन केवल को मुस्कुराते रह गए। आकाश गणित, भूगोल, धातुकला, मशीनरी, फिर खेती और अब पशुपालन। युवराज सिंह का ज्ञान अथाह था। अंत में युवराज सिंह ने कहा, सुअर खान से निकलने वाली खाद पास के खाद गड्ढों में जाएगी और राजकीय खेत पर खाद बनेगी। इसके अलावा सुअर खान के पास मुर्गियां और बत्तखें भी पालो। वे खाद खाकर जीवित रहेंगी और राजकीय खेत को कीटों से बचाएंगी। कपास को ये नुकसान भी नहीं पहुंचाती। अधिकारी चेन मुंह खोले रह गए। इस प्रकार कंगनपुर का पहला बड़ा पशुपालन उद्योग शुरू हो गया। इन रसद सैनिकों के सेवानिवृत्त होने पर वे अपने गांवों में कुशल पशुपालक बनकर लौटेंगे और यह ज्ञान आम लोगों में फैलता चला जाएगा। कुछ समय राजकीय खेत पर बिताने के बाद युवराज सिंह और पांग युकुन लौटने लगे। रास्ते में पांग युकुन गहरी सोच में डूबे थे। युवराज सिंह ने पूछा, क्या तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि मुझे सुअर पालन का इतना ज्ञान कैसे है? C306 यूयू का अग्नि परीक्षण। नीचे केवल पूरा हिंदी अनुवाद है, बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी के। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवराज, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ, अब जबकि किंगजो सेना के पास इंजीनियर दस्ता, रसद सेना और यहाँ तक कि नौसेना भी है, ये सब वे सैन्य शाखाएं हैं जो महान यू साम्राज्य के पास कभी नहीं थी। फिर भी आप सेना में सुधार को लेकर इतने आश्वस्त हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। पंग युकुन की बात सुनकर युवराज सिंह हल्के से मुस्कुराए। महान यू साम्राज्य की सैन्य प्रणाली अब भी तलवार भाले के युग में अटकी हुई थी। अब जब वह सेना को आग्नेयास्त्रों के युग में ले जा रहा था, तो स्वाभाविक था कि बहुत लोग विरोध करेंगे। लेकिन युवराज सिंह के पास कोई और विकल्प नहीं था। पश्चिमी देशों की सेनाएं पहले ही आग्नेयास्त्र अपना चुकी थीं और इंजीनियर व रसद इकाइयों का गठन भी कर चुकी थीं। वह बस उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, कंगनपुर में मैंने पिता सम्राट विक्रमेंद्र को बताया था कि तोपें कहां से आईं। सेना सुधार का विचार भी एक पश्चिमी मिशनरी की चेतावनियों से आया। महान यू साम्राज्य अब ताकतवर राष्ट्र नहीं रहा। हम गरीब और कमजोर हो चुके हैं, विदेशी ताकतें हमें आसानी से दबा सकती हैं। अगर हमें दोबारा उठना है, तो सुधार करने का साहस रखना होगा। कभी खतरे में पड़े चिन राज्य को बचाने के लिए शांग यांग ने कानून बदले थे, आज परिस्थिति वैसी ही है। पंग युकुन चुप हो गए। सच तो ये था कि संकट की घड़ी में तोपों का निर्माण करके कंगनपुर द्वितीय की रक्षा युवराज सिंह ही ने की थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका ज्ञान इस महान युवराज का अनुसरण नहीं कर पा रहा था। शायद उनकी सारी चिंताएं युवराज सिंह की दृष्टि में बहुत छोटी थीं। और सच तो ये था कि युवराज जो कुछ कर रहे थे, वह अब तक सही साबित हुआ था। काफी सोचने के बाद पंग युकुन ने उन पर भरोसा करने का निश्चय किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अधिक सोचा। ये सुधार बहुत सी चीजों को प्रभावित करता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि युवराज अपनी प्रजा के हित में ही यह सब कर रहे हैं। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हारा भरोसा मुझे निश्चिंत करता है। मैं बस नहीं चाहता कि अधिकारी और सेनानायक फिर महल आकर बहस करें और मेरा काम धीमा करें। पंग युकुन हंस पड़े। स्पष्ट था कि युवराज को डर था कि वह कंगनपुर की तरह फिर से अधिकारियों की टोली लेकर सुधार का विरोध करने पहुंच जाएगा। उसी समय उन्हें याद आया कि क्यों सम्राट विक्रमेंद्र उन्हें इतना नापसंद करते थे, क्योंकि तब उन्होंने सुधारों का जबरदस्त विरोध किया था। पंग युकुन ने मुस्कुराकर कहा, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप एक बुद्धिमान शासक हैं। युवराज ने तुरंत उसके शब्दों में छिपा अर्थ महसूस कर लिया। उन्होंने पंग युकुन की आंखों में एक ऐसी चमक देखी, एक योग्य युवराज में सत्ता की आशा देखने वाले वफादार मंत्री की चमक। शायद पहले पंग युकुन ने ऐसा कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब, जब किंगजो इतनी मजबूत हो चुकी थी, वह नहीं जानता था कि अन्य अधिकारी व सेनापति किस ओर झुक रहे थे। अपनी बात ज्यादा आगे बढ़ने का एहसास होते ही पंग युकुन ने जल्दी से विषय बदल दिया। युवराज, यून जहाज लेकर रवाना हुए 1 माह से अधिक हो चुका है।
न जाने उनका क्या हाल होगा। हाँ, युवराज ने चिंता भरी आवाज में कहा। उन्हें सबसे अधिक चिंता यूएयून के बेड़े की ही थी। वे जिंदगी और मौत किस अवस्था में होंगे। उसी पल समुद्र में यूएयून को अचानक छींक आ गई। एक नाविक उनके पीछे आकर बोला, कप्तान, वह लाल बालों वाला विदेशी जाग गया है। दुभाषिए को बुलाओ। यूएयून ने नाक रगड़ते हुए समुद्र की ओर देखा। देंगजोउ से रवाना होने के बाद वे मलक्का जलदमरू मध्य की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई समुद्री डाकू मिले, लेकिन हर बार उन्होंने तोपों से उन्हें उड़ा दिया। जितना आगे पश्चिम की ओर जाते गए डाकू उतने ही अधिक क्रूर होते गए। कुछ के जहाजों पर तो तोपें भी थीं। ये देखकर वे दंग रह गए। युवराज सिंह का मिशन पूरा करने के लिए वे बिना जरूरत के लड़ाई से बचते रहे। डाकू भी उनसे लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि किंगजोउ के जहाज भारी हथियारों से लैस थे। समुद्र में बहते कई युद्धपोतों के मलबे भी उन्होंने देखे। आज तो 10 से भी ज्यादा टूटी हुई युद्ध नौकाएं दिखीं। लाशें भी तैर रही थीं। वे लाल कपड़े पहने हुए अजनबी लोग थे, महान यू साम्राज्य की तरह नहीं दिखते थे। उसी समय यूएयून को साफ समझ आ गया, युवराज सिंह जो कुछ कहते थे वह सत्य था। वास्तव में पश्चिमी राष्ट्र मौजूद थे। उनके पास भी बड़ी पालदार युद्ध नौकाएं थीं, तोपें थीं और अजीब सी डंडे जैसी बंदूकें थीं। समुद्र के उस युद्ध क्षेत्र को पार करते समय उन्होंने कई अजीब वस्तुएं निकाली। उन्हीं में से एक वह डंडे जैसी बंदूक थी। कक्ष के भीतर यूएयून ने उस विदेशी व्यक्ति को देखा। उसी समय दुभाषिया भी आ गया। दुभाषिया ने अंग्रेजी में प्रश्न किया। लाल वर्दी पहने विदेशी ने तेजी से उत्तर दिया। यूएयून ने पूछा, उसने क्या कहा? दुभाषिये ने उत्तर दिया, वह कहता है कि वह ग्रेट ब्रिटेन का है, तीसरे बेड़े का नौसेना अधिकारी। यहाँ डच लोगों ने उन पर हमला किया। वह पूछ रहा है कि क्या हम उसे भारत में स्थित किसी ब्रिटिश उपनिवेश तक पहुंचा सकते हैं। यूएयून के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने उस डंडे जैसी वस्तु को उठाया और पूछा, ग्रेट ब्रिटेन, क्या वही इंग्लैंड जिसे युवराज ने बताया था? उससे पूछो कि यह चीज क्या है। दुभाषिये ने पूछा। विदेशी ने उत्तर दिया, वह कहता है कि यह फ्लिंटलॉक गन है। अगर आपको पसंद है तो वह आपको कई दे सकता है, बस आप उसे भारत पहुंचा दें। यूएयून का दिल डूब गया। युवराज सिंह ने जहाज चलने से पहले जो कुछ बताया था वह सब सच निकला। यूएयून ने गंभीर होकर कहा, उससे कहो हमें फ्लिंटलॉक गन नहीं चाहिए, लेकिन क्या वह हमें आलू, मूंगफली और मक्का के बीज दे सकता है? दुभाषिये ने पूछा। विदेशी मुस्कुराया और उत्तर दिया, वह कहता है कि यह तो बहुत आसान है। भारत के उपनिवेशों में इनकी भरमार है, आलू, मूंगफली, मक्का सब मिल जाएंगे। यूएयून ने गहरी सांस ली। उसे भारत ले चलो। अगर हमें युवराज के लिए आवश्यक चीजें मिल गईं, तो हम तुरंत लौट चलेंगे। ryukyu अब डच लोगों के कब्जे में है और डच जापान से भी व्यापार कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द लौटकर युवराज को रिपोर्ट देनी होगी। सबने सिर हिलाया। उनका लक्ष्य दुनिया घूमना नहीं था, सूचना एकत्र करना था। अब जबकि उन्हें सारी जानकारी मिल चुकी थी, आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं था। जितना आगे समुद्र में जाते उतना अधिक खतरा बढ़ता। उन्हें किंगजोउ के केवल 3 गैलियन जहाजों की रक्षा भी करनी थी। C-307, द ट्रूथ बिहाइंड इट। ओशन समुद्र की लहरों को चीरती हुई 3 विशाल गैलन जहाज आगे बढ़ रही थीं। ब्रिटिश अधिकारी से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि उसे भारत के किसी उपनिवेश में उतारकर उसके बदले मकई, मूंगफली और आलू के बीज ले लिए जाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डेक पर खड़ा होकर ब्रिटिश अधिकारी ने जहाज को ध्यान से परखा और चकित होकर बोला, क्या तुम लोग दायूं साम्राज्य के समुद्री लुटेरे हो? तुम्हारा जहाज हमारी युद्ध नौकाओं जैसा ही है, शायद उससे भी बेहतर। अनुवादक झेंग शाओछिंग, जिसे युवराज सिंह ने स्वयं प्रशिक्षित किया था, ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हम दायूं साम्राज्य के किशनपुर अधिपति युवराज सिंह की नौसेना हैं। ब्रिटिश अधिकारी विल्सन को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई। वह पहले भी दायूं साम्राज्य के व्यापारियों के जहाज देख चुका था, लेकिन ऐसे नहीं। झेंग ने ध्यान दिया कि विल्सन एक खास बात बार बार कह रहा है। वह दायूं साम्राज्य के व्यापारियों से पहले मिल चुका है। विल्सन बोला, हाँ, तुम्हारे व्यापारी निंगबो और ग्वांगझोउ में अक्सर डचों से व्यापार करते हैं। हमने भी कभी राजधानी तक दूध भेजना चाहा था, लेकिन तुम्हारे स्थानीय अधिकारियों ने सारे उपहार लूट लिए। इसलिए हम लौट गए और डचों ने वह मार्ग संभाल लिया। निंगबो, ये राजकुमार यानेश्वर का क्षेत्र था। झेंग ने बात युवराज सिंह तक पहुंचाई तो उनका चेहरा गंभीर हो उठा। शायद राजकुमार यानेश्वर लंबे समय से डचों से चोरी छिपे व्यापार कर रहा है, झेंग ने कहा। हाँ, तभी तो काउ परिवार के बैंकों में इतना चांदी का भंडार है, युवराज सिंह ने धीरे से कहा। उन्होंने एक और सवाल पूछा, क्या डचों ने राजकुमार यानेश्वर को बंदूकें और तोपें भी बेची हैं? जब झेंग ने यह सवाल किया, विल्सन हिचकिचाया। स्पष्ट था, वह कुछ छिपा रहा था। यदि उन्होंने इस समय बल प्रयोग किया, तो शायद भारत में कृषि बीज मिलने की उम्मीद नष्ट हो जाती। झेंग ने सलाह दी, अभी ज्यादा दबाव मत डालिए।
हमने जो देखा है रास्ते में काऊ व्यापारियों के जहाज, वही काफी सबूत है। सब कुछ लौटकर महाराजाधिराज को बता देंगे। युवराज सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उन्हें युवराज सिंह की एक चेतावनी याद आई। पश्चिमी लोग सभी समुद्री लुटेरे हैं, एक पल में धोखा दे सकते हैं। और सचमुच विल्सन बार बार उनके युद्धपोतों को लोभ से निहार रहा था। युवराज सिंह को लगा कि यदि वे ब्रिटिशों को भारत में उतारते हैं तो स्वागत करने नहीं, पकड़ने के लिए जहाज भेजे जाएंगे। झेंग ने एक योजना सुझाई। युवराज सिंह को पसंद आई। नौसेना का झंडा उतार दो, युवराज सिंह ने आदेश दिया। उस समुद्री लुटेरों का काला झंडा चढ़ाओ जो हमने पिछली भिड़ंत में पकड़ा था। जैसे ही काला झंडा ऊपर गया, विल्सन का चेहरा फक हो गया। वह कांपते हुए बोला, तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम समुद्री लुटेरे नहीं हो। झेंग मुस्कुराया, पहले नहीं थे, अब हैं। और अब सच बताओ, वरना तुम्हें गहरे पानी में फेंक दिया जाएगा। विल्सन एकदम टूट गया। वह रोते गिड़गिड़ाते बोला, ठीक है, सब बता देता हूँ। शुरू में राजकुमार यानेश्वर ने डचों को धोखा दिया था। बाद में डचों को पता चला कि वह साम्राज्य का असली शासक नहीं है। उन्होंने विरोध किया, मगर राजकुमार ने उन्हें विशेष व्यापार अधिकार दे दिए। डच जानते थे कि तुम्हारे साम्राज्य में कई शक्तिशाली राजकुमार हैं, और राजकुमार यान उनमें सबसे प्रभावशाली है, इसलिए उन्होंने उसका समर्थन किया। वह हिचकिचाया, फिर बोला, उन्होंने उसे कई पुराने प्रकार की आग्नेय बंदूकें मैचलॉक बेची, लेकिन तोपें देने से मना कर दिया। यदि उसके पास तोपें हो गईं, तो वह समुद्री बेड़े बना सकता था, जिससे डचों का वर्चस्व खत्म हो जाता। विल्सन ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, ब्रिटेन भी तुम्हारे साम्राज्य में एक राजकुमार का समर्थन करना चाहता है। यदि तुम सच में किसी राजकुमार की नौसेना हो, तो मैं तुम्हें ब्रिटिश अधिकारियों से मिलवा सकता हूँ। हम डचों को हराकर एशिया पर नियंत्रण करने वाले हैं, इसलिए हमारा साथ देना सबसे समझदारी होगी। C-308 फ्लिंटलॉक टेस्ट फायर। महासागर की प्रचंड लहरें विशाल गैलन जहाजों की दीवारों पर लगातार चोट कर रही थीं। तेज हवाएं चारों ओर गूंज रही थीं। दूर क्षितिज पर काले बादल घिरते दिख रहे थे, तूफान आने वाला था। हमारे युवराज को तुम्हारे जैसे कपटी लोगों की सहायता की जरूरत नहीं। अनुवादक के शब्द सुनकर यूएयून ने घृणा से थूका। अब सत्य पूरी तरह स्पष्ट था। राजकुमार यानेश्वर डचों का चमचा बन चुका था। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में उसका अहंकार इतना बड़ा था, उसे विदेशियों का समर्थन प्राप्त था। अब क्या करें? अनुवादक ने यूयू से पूछा। योजना पर टिके रहो, उसका सौदा उसके लोगों से करवाओ। डच हो या ब्रिटिश, दोनों पर भरोसा नहीं। समुद्र की ओर देखते हुए अब बादलों की छाया से काला पड़ चुका यूयू का मन भारी था। सब कुछ वही था जो युवराज सिंह ने उन्हें अकादमी में सिखाया था। पश्चिमी शक्तियां पहले ही महान दायूं साम्राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाने लगी थीं। विल्सन के अनुसार पश्चिम में फ्लिंटलॉक बंदूकें अब सामान्य थीं और उनके युद्धपोत दुनिया भर में गश्त लगाते थे। इसके विपरीत डच पहले ही राजकुमार यानेश्वर के क्षेत्र को मैचलॉक बंदूकें दे चुके थे। यह अत्यंत गंभीर था, दरबार में उसके लिए घातक साबित होने वाला मुद्दा। यूयू ने मानचित्र की ओर देखा और आशा की कि किशनपुर किंगजूक में फ्लिंटलॉक उत्पादन शुरू हो चुका होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक तेज धमाका परीक्षण मैदान में गूंजा, जैसे पटाखे फूट पड़े हों। जांच पूरी होते ही लोग खुशी से चिल्लाए। मैदान के बीचों बीच युवराज सिंह खड़े थे, हाथ में नई बनाई गई फ्लिंटलॉक राइफल, जिसकी नली अभी भी धुआं छोड़ रही थी। इसका पीछे वुड का भूरा स्टॉक, चमकदार चांदी जैसी फायरिंग यंत्र और लंबी संगीन लगी हुई थी। नली 107 सेंटीमीटर लंबी, 0.75 कैलिबर और कुल वजन 4 किलोग्राम था, जिसमें 60 सेंटीमीटर की संगीन शामिल थी। बीते कुछ दिनों से कपास की खेती पर भी काम चल रहा था। तभी पहली बैरल बनकर तैयार हुई और झांग लियू उसे तुरंत सैन्य कार्यशाला ले आया। बाकी हिस्से पहले से तैयार होने के कारण सोंग चांगपिंग ने वहीं पर इसे जोड़ दिया। पहली फ्लिंटलॉक का जन्म हुआ। सूचना मिलते ही युवराज सिंह स्वयं परीक्षण के लिए पहुंचे। लू तोंग गोला बारूद लेकर आ गया। युवराज, गोली कहाँ लगी? चेन शी ने दूर देखते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आया कि युवराज ने किस पर निशाना साधा था। पता नहीं, युवराज हंसते हुए बोले। फ्लिंटलॉक बहुत सटीक नहीं होती। इसकी असली ताकत झुंड में चलाने में है। पता नहीं गोली कहाँ चली गई। हालांकि सोंग चांगपिंग की टीम ने बंदूक बना ली थी, उसे चलाने का तरीका उन्हें नहीं आता था जब तक कि युवराज सिंह स्वयं न आए। ये तो मूलतः तोपों जैसा ही था, बस पीछे एक चकमक तंत्र लगा होता था। तो ये धनुष से भी खराब है। चेन शी ने भौहें सिकोड़ लीं। फिर इसे बनाने का क्या फायदा? सोंग को मेरे साथ और तोपें बनानी चाहिए। मस्कट बनाने में कई मजदूर लग जाने से वह पहले ही नाराज था। अब सटीकता देखकर उसने अपनी बात और पक्की कर ली। युवराज सिंह ने शांति से कहा, तुम तोप बनाना जानते हो, पर युद्ध लड़ना नहीं। फ्लिंटलॉक कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसे जंगलियों को खदेड़ने के लिए उपयोग करूंगा। अब जब फ्लिंटलॉक उत्पादन शुरू हो गया था,
किशनपुर ने पश्चिम के मुकाबले का अंतर जोरों से घटा दिया था, ये सोचकर युवराज निश्चिंत हुए। इसी समय बाहर घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। न्यूबेन और ललित फौजी लू फेई आ पहुंचे। युवराज, फ्लिंटलॉक बन गई? न्यूबेन ने उत्साह से पूछा। युवराज ने सिर हिलाया और दोनों को एक एक राइफल थमा दी। युवराज, ये तो भाला बदल सकती है, ललित फौजी ने संगीन देखते ही कहा। न्यूबेन भी सहमत हुआ। अब समझ आया कि आपने भालाधारियों को क्यों हटाने को कहा। ये बंदूकों वाले सैनिक तो नए भालाधारी ही हैं। अब समझे, फ्लिंटलॉक सैनिक दूर से गोली चलाते हैं और नजदीक में संगीन से लड़ते हैं। दुश्मन की घुड़सवार सेना इन्हें इतनी आसानी से नहीं काट पाएगी। न्यूबेन ने चमकती आंखों से पूछा। युवराज, इसे चलाएं कैसे? युवराज मुस्कराए। चेंज ही, 80 मीटर दूर वह कवच लगा दो। ये फ्लिंटलॉक की अधिकतम प्रभावी दूरी थी। इसके बाद युवराज ने न्यूबेन और ललित फौजी को अपने पास बुलाया। दोनों को गोला बारूद पकड़ा दिया। युवराज ने बंदूक खड़ी की, दांतों से कारतूस काटा, गन पाउडर और गोली नली में डाली, रामरॉड से दबाया, फ्लैश पैन पर बारूद रखा, बंदूक उठाई, निशाना लगाया। न्यूबेन और ललित फौजी ने हर क्रिया दोहराई। फायर, युवराज ने आदेश दिया। तीनों ने ट्रिगर दबाया, धड़ाम, धुआं उठा, उनकी पहली गोलियां चलीं। परंतु न्यूबेन और ललित का तरीका ठीक न था। वे लगभग बंदूक गिरा बैठे। धक्का बहुत जोर का है, ललित बुदबुदाया। उसे तोपों जितना प्रभाव नहीं लगा, बस छोटा रूप लगा। क्या लगा? ललित की साथी लक्ष्मी लोहा लूलुओ ने उत्साह से पूछा। न्यूबेन भी उम्मीद से देख रहा था, लेकिन टोह लेने गए सिपाही लौटे। एक भी निशाना नहीं लगा। असंभव, मैंने बहुत ध्यान से निशाना लगाया था, न्यूबेन चिल्लाया। युवराज शांत रहे। दूसरी बार गोली चलाओ। दोनों ने सिर खुजलाते हुए फिर लोड किया। इस बार लगा, स्काउट चिल्लाया और कवच वापस लाया। गोली आर पार जा चुकी थी। सटीकता भले कम हो, पर शक्ति अपार थी। न्यूबेन निरुत्तर हो गया। बुजुर्ग सेनापति, सटीकता दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था, युवराज ने कहा। फिर उन्होंने चेन शी, सोंग चांगपिंग और झांग लियू को बुलाया। तुम तीनों भी चलाओ। तीनों ने उत्साह में बंदूक उठाए और गोली चलाई। धड़ाम 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 लगा, स्काउट की आवाज गूंजी। न्यूबेन का चेहरा उतर गया। युवराज सिंह बोले, बुजुर्ग सेनापति, आपने अनगिनत युद्ध लड़े हैं और आपकी तीरंदाजी बेमिसाल है, लेकिन अब चेन शी जैसा आदमी जिसने कभी तलवार भी नहीं छुई, इस दूरी से एक अनुभवी जंगलियों के घुड़सवार को मार सकता है। C309 स्ट्रैटेजी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सागर की लहरों की गड़गड़ाहट और तोपों की गर्जना से दूर, कंगनपुर द्वितीय की धरती पर बर्बरी कबीले की ताकत आखिर है क्या? युवराज सिंह ने सैन्य कार्यशाला के परीक्षण मैदान पर नीरजल महल के वृद्ध सेनापति न्यूबेन से पूछा। उनकी घुड़सवार सेना, निस्संदेह, न्यूबेन बोले। लोकेंद्र सिंह ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनके योद्धा बचपन से घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखते हैं, लेकिन हमारे लिए घुड़सवार तैयार करना वर्षों का काम है। युद्ध में खो जाएं तो उन्हें दोबारा तैयार करने में बहुत समय लगता है। युवराज सिंह ने कहा, सही कहा। चाहे घुड़सवार हो, तीरंदाजा हो या तलवारबाज, बर्बरों की बराबरी करने के लिए वर्षों की साधना चाहिए। लेकिन वे जन्म से ही युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इसी कारण महान यू साम्राज्य वर्षों से पीछे धकेला जा रहा है। फिर उन्होंने हाथ में पकड़ी चकमक बंदूक उठाई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बस 3 महीने दीजिए, मैं एक साधारण आदमी को एक बर्बरी घुड़सवार को मार गिराने लायक बना सकता हूं। उनकी जीवन भर की तीरंदाजी और घुड़सवारी इस एक हथियार के आगे बेकार है। बुजुर्ग सेनापति न्यूबेन और लोकेंद्र सिंह समझ रहे थे, अब लड़ाई का स्वरूप बदलने वाला था। परंतु महाराज, ये बंदूक इतनी अनियमित है, इससे हम घुड़सवार सेना को कैसे रोकेंगे? न्यूबेन ने चिंता जताई। युवराज सिंह ने कहा, इसीलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन और संगठित गोलीबारी की आवश्यकता है। पुराने युद्ध कौशल अब इतिहास बनने वाले हैं। तुम्हें बोवेन अकादमी में नई युद्ध विद्या सीखनी होगी। न्यूबेन और लोकेंद्र सिंह थोड़े असहज हुए। पहले तोपों ने रणनीतियां बदली थी और अब यह नई चकमक बंदूक। उन्हें लगने लगा कि वे युवराज के तेजी से बदलते युद्ध विचारों के साथ कदम नहीं मिला पा रहे। लेकिन बर्बरों को हराने के लिए वे किसी भी बदलाव को अपनाने को तैयार थे। युवराज सिंह ने कार्यशाला में बंदूक का परीक्षण पूरा किया और उनकी अगली तैयारी शुरू हुई। बड़े पैमाने पर उत्पादन, सेना को हथियार देना और सैनिकों का प्रशिक्षण। चकमक बंदूक अब तैयार थी, लेकिन ये तभी उपयोगी बन सकती थी जब सैनिक उसे सही ढंग से चलाना सीख लें। इसी बीच चेन ची ने पूछा, तो क्या अब तोपें कम महत्वपूर्ण हो जाएंगी? युवराज सिंह ने तीखी नजर से उसे देखा। तुम्हारी समस्या यह है कि एक साथ सब सीखना चाहते हो। तोपें अब भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। तुम्हें सोचना होगा कि इन्हें युद्ध में कैसे इस्तेमाल किया जाए। चेंची के मन में भी हल्की मुस्कान आई। क्या महाराज मैदान तोपों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अब जब चकमक बंदूकें तैयार हैं, किंगनपुर की सेना बर्बरों का सामना खुले मैदानों में करेगी।
भारी घेराबंदी वाली तोपें वहां काम नहीं आएंगी। युवराज सिंह ने आदेश दिया कि कार्यशाला अब चकमक बंदूकों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करे। फिर वे महल लौट आए। उनके मन में युद्ध की रणनीति का एक नया खाका बन चुका था। बर्बरों ने यूझोऊ पर कब्जा कर लिया था। ये साम्राज्य के हृदय में गड़ा हुआ कांटा था। पूर्वी समुद्र की ओर वाको जापान की गतिविधियां बढ़ रही थीं। यदि बर्बर और वाको मिलकर दो मोर्चों से हमला करते तो हार निश्चित थी। इसलिए यूझोऊ को वापस लेना अनिवार्य था। यूझोऊ वापस मिल जाने पर बर्बर किंगनपुर के उत्तर से नहीं घुस सकते थे और कंगनपुर द्वितीय पर उनका दबाव भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वे समुद्री शक्ति बढ़ाकर वाको और गोर्यो से निपट सकते थे, समुद्री व्यापार खोल सकते थे और अपने हथियार तथा वस्तुएं दक्षिणी प्रदेशों तक पहुंचा सकते थे। इन विचारों में खोए युवराज सिंह महल पहुंचे तो जियुवान मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो महाराज, इस सर्दी आपकी शादी होने वाली है। अरे पगली, क्या कह रही हो? जियुवान हंसते हुए बोली, मैं सच कह रही हूं। फैंग देशपाल मुख्य कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। सम्राट का विवाहादेश आया है। फैंग देशपाल आए हैं। युवराज सिंह चकित हुए। उन्हें उनके आगमन का कोई संदेश नहीं मिला था। इसका मतलब था कि बात अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मुख्य कक्ष में पहुंचते ही फैंग देशपाल बोले, महाराज, मैं शुभ और अशुभ दोनों समाचार लेकर आया हूं। पहले शुभ समाचार, युवराज ने कहा, सम्राट ने आपकी और फेई जीतेंद्र की पुत्री फेई यामिनी के विवाह को स्वीकृति दे दी है। विवाह 12वें महीने की 8वीं तिथि को होगा। बधाई हो। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। और अशुभ समाचार? फैंग देशपाल ने लंबी सांस ली। बर्बरों ने 2 प्रकार की तोपें बना ली हैं, एक नगरीय प्रहार तोप और दूसरी महाशक्ति तोप। सम्राट कई दिनों से सो नहीं पाए। उनके घुड़सवार और तीरंदाज पहले ही भयानक थे, अब तोपों के साथ वे और भी विनाशकारी हो जाएंगे। युवराज सिंह गंभीर हो गए। वांग शुबान द्वारा लाई गई सूचना सच थी। फैंग बोले, और भी चिंता की बात है, सम्राट राजधानी बदलने पर विचार कर रहे हैं। राजधानी बदलना? युवराज सिंह स्तब्ध रह गए। फैंग ने कहा, कंगनपुर राजधानी की कोई प्राकृतिक सुरक्षा नहीं है। राजकुमार यानेश्वर अविश्वसनीय हैं और अब बर्बर तोपों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सम्राट राज परिवार और प्रजा की सुरक्षा के लिए ये कदम सोच रहे हैं। युवराज सिंह कड़वी मुस्कान के साथ बोले, पीढ़ियों से यह चर्चा चलती रही है। अब सम्राट विक्रमेंद्र को सत्य दिखाई दे रहा था। कंगनपुर राजधानी उन तोपों के सामने टिक नहीं पाएगी। C-310 पहल करना। मुख्य प्रांगण में हल्की चाय की सुगंध फैली हुई थी। फैंग देशपाल धीरे धीरे कप से घूंट लेते हुए युवराज सिंह के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राजधानी स्थानांतरण का विचार सुनते ही कंगनपुर राजधानी में महारानी जाओ, युवराज और राजकुमार जाओ से जुड़े कई अधिकारियों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया था। वे पुराने नियमों व फेंग शुई बहानों का सहारा ले रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि राजधानी बदलने पर राजकुमार जाओ का सम्राट पर प्रभाव समाप्त हो जाता। तो सम्राट राजधानी कहां ले जाने का सोच रहे हैं? युवराज सिंह ने पूछा। फैंग देशपाल सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे थे, वे स्पष्ट रूप से उनकी राय टटोल रहे थे। राजघराने की सारी भूमि में सिर्फ बियांजो ही सबसे उपयुक्त है। वहां राजधानी होने पर राजकुमार जाओ पश्चिम की रक्षा करेंगे, हुलाओ दर्रा आगे है, राजकुमार यानेश्वर उत्तर में, राजकुमार वेई दक्षिण पूर्व में और आप पूर्वोत्तर में। 3 दिशाओं से राजघराने के राजकुमार राजधानी की रक्षा करेंगे। यह अत्यंत सुरक्षित होगा। फैंग खुशी से मुस्कुराए। बियांजो आज का कैफेंग एक समझदारी भरा चुनाव था। जैसा कि फैंग ने कहा, वहां राजधानी बनने पर वफादार राजकुमारों की मजबूत रक्षा होगी और शक्तिशाली बाहरी वंशों पर भी अंकुश लगेगा। पिताजी दूरदर्शी हैं। बियांजो वास्तव में उत्तम स्थल है, युवराज सिंह ने शांत स्वर में कहा, जबकि मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। आधुनिक दृष्टि से सोचें तो राजधानी किसी आर्थिक केंद्र जैसी होती है। राजधानी ज्यादा निकट होने से व्यापारिक लागत आधी रह जाती। कंगनपुर राजधानी 800 किलोमीटर दूर थी, पर बियांजो सिर्फ 400 पर और वहां से उनका पश्चिमी क्षेत्र युंजो तो बस 100 किलोमीटर दूर। इसका अर्थ था कि राजधानी उनकी भूमि के 2 गुना नजदीक होगी, आर्थिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से अपार लाभ। और राजधानी के पास उनकी उपस्थिति होने से आंतरिक बगावतें भी दबाई जा सकती थीं। समग्र रूप से राजधानी स्थानांतरण उनके लिए लाभ ही लाभ था। असल में उन्हें वही भौगोलिक लाभ मिलने वाला था जो कभी राजकुमार जाओ को मिलता था। तो युवराज इस स्थानांतरण का समर्थन करेंगे? फैंग देशपाल चालाकी से मुस्कुराए। कंगनपुर राजधानी में इस विषय पर कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में युवराज को अपना समर्थन दरबार के नाम लिखकर भेज देना चाहिए। इससे कोई अधिकारी आपका विरोध नहीं कर पाएगा। युवराज सिंह क्षण भर को आश्चर्यचकित हुए। वे आमतौर पर राजनीति से दूरी रखते थे, पर अब वह समय नहीं था। अब वह साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली प्रांतीय राजकुमारों में गिने जाते थे। फैंग का आना सिर्फ सूचना देना नहीं था, वे उनका समर्थन सुरक्षित करने आए थे। शायद अगला पड़ाव राजकुमार वेई होंगे। अचानक फैंग ने एक और बात कही जो उन्हें चौंका गई।
जब आप स्थानांतरण का समर्थन कर चुके हैं तो आपको नए राजधानी निर्माण में भी सहायता करनी पड़ सकती है। युवराज सिंह का चेहरा फीका पड़ गया। फैंग जी, आप जानते हैं कि हमारे वित्त पहले ही तंग हैं। राजधानी निर्माण का धन मैं कहां से लाऊं? फैंग हंस पड़े। युवराज, बात समझिए, धन तो दरबार देगा। आपको तो सिर्फ लाभ ही होना है, नुकसान कुछ नहीं। उन्होंने आंख मारते हुए कहा। युवराज समझ गए, ये निर्माण कार्य में हिस्सेदारी का अवसर था। बड़े निर्माण मतलब बड़ा लाभ, और वह कैसे छोड़ते। हालांकि उनका हृदय चाहता था कि राजधानी यूझोऊ में बने। राजा वही जो प्राण देकर राष्ट्र की रक्षा करे। वे चाहते थे कि एक दिन साम्राज्य इतना मजबूत हो कि सम्राट शत्रु के सामने खड़ा रहे। पर यूझोऊ पर तो अभी बर्बर कबीलों का कब्जा था, उसका नाम लेना भी मजाक होता। कुछ देर राजधानी पर चर्चा होने के बाद फैंग देशपाल ने मुस्कुराते हुए विषय बदला। युवराज, जब मैं किंगझोऊ आया, रास्ते भर कई निर्माण कार्य और अजीब प्रकार की सड़कें देखीं। ये सब क्या हैं? ये सीमेंट सड़कें हैं, युवराज ने कहा और मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कंगनपुर की पत्थर सड़कों जैसी मजबूत हैं, पर उससे बेहतर, बारिश बर्फ में फिसलती भी नहीं, फैंग ने प्रभावित होकर कहा। राजधानी स्थानांतरण भले ही वर्षों ले, पर यह मौका था किंगझोऊ की क्षमता दिखाने का। और युवराज को तो किसी भी तरह धन इकट्ठा करना था। राजधानी निर्माण एक विशाल अवसर था। फैंग आगे बढ़कर बोले, पर मैं समझ नहीं पाया, ये सब क्यों? युवराज मुस्कुराए। अगर आप चाहें तो मैं आपको इससे भी दिलचस्प चीज दिखाता हूं। ओह, क्या? दोनों महल से निकलकर किंगझोऊ की सड़कों पर आए। 20% सड़कें बन चुकी थीं, कई भूमिगत पाइपें भी लग गई थीं। पर युवराज उन्हें किसी सरकारी भवन में नहीं, बल्कि वेई परिवार के रेस्टोरेंट में ले गए। क्या युवराज मुझे दावत दे रहे हैं? फैंग हंसे। नहीं, जरा ये देखिए। युवराज ने नीचे खुदी हुई खाई में डाले जा रहे सीमेंट पाइपों की ओर इशारा किया। ये क्या है? फैंग ने पूछा। सीमेंट ड्रेनेज पाइप। एक पाइप रेस्टोरेंट के भीतर से मुख्य सड़क की पाइपलाइन से जुड़ता है। भविष्य में बारिश हो या आंधी, सड़कों पर पानी जमा नहीं होगा और रेस्टोरेंट के भीतर भी शौचालय होगा। फैंग हैरान थे। पर शौचालय तो अभी भी अंदर ही होते हैं। बाल्टी से काम चल जाता है। इतना बड़ा ढांचा क्यों? यही अंतर है फैंग जी, युवराज बोले। इन पाइपों से चैम्बर पॉट की जरूरत खत्म। हर कमरे में बहता हुआ पानी और फ्लशिंग शौचालय होगा। ऊपर से जुड़े हुए ये चीनी मिट्टी के पाइप देख रहे हैं ना? ये उसी के लिए हैं। C311 फ्लश टॉयलेट का झटका। फ्लश टॉयलेट, वह क्या होता है? फैंग देशपाल रेस्टोरेंट के भीतर चीनी मिट्टी की पाइपें लगाते कारीगरों को हैरानी से देख रहे थे। युवराज सिंह मन ही मन प्रसन्न थे। वे किंगझोऊ की स्वच्छता को पूर्ण रूप से बदलने के लिए भूमिगत ड्रेनेज प्रणाली बना रहे थे। यूरोप में भी लोगों को सफाई का महत्व ब्लैक डेथ जैसी महामारी के बाद समझ आया था। महामारियां भयावह होती हैं, और उनसे बचाव की शुरुआत सफाई से ही होती है। युवराज नहीं चाहते थे कि सड़क पर निकलते ही गंदगी दिखाई दे। सीवेज पाइपें बिछ जाने के बाद अगला कदम था फ्लश टॉयलेट। ग्रेट यू साम्राज्य में प्लास्टिक भले न हो, पर चीनी मिट्टी की पाइपें उससे कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ थीं। धातु के वाल्व भी अब लेथ मशीनों की वजह से आसानी से बन जाते थे। और शौचालय तो सदियों से चीनी मिट्टी के ही बनाए जाते थे। फैंग जी, क्या आप 1-2 दिन और ठहर सकते हैं? युवराज ने सीधे उत्तर देने के बजाय पूछा। किंगझोऊ में नई नई चीजें देख चुके फैंग बोले। ऐसी अद्भुत चीजें देखने के लिए मैं खुशी से रुक जाऊंगा। तो ठीक है, पहला फ्लश टॉयलेट 2 दिनों में तैयार हो जाएगा। आप जाते जाते देख सकेंगे, युवराज ने कहा। यदि राजधानी वास्तव में बियांझोऊ जाती, तो ये दौरा युवराज को निर्माण कार्य के लिए बढ़त दिला सकता था। फैंग उत्सुक हो चुके थे, युवराज सिंह और क्या क्या कर सकते हैं। फैंग देशपाल के ठहरने की व्यवस्था करके युवराज ने चीनी मिट्टी के कारखाने को संदेश भेजा। साथ ही सेवक जल्द लौटा। पहला चीनी मिट्टी का शौचालय अभी पक रहा था और 2 दिन में तैयार होगा। युवराज ने सिर हिलाया। उन्होंने टॉयलेट की बनावट के साथ सभी पाइपों के मानक आकार भी तय कर दिए थे, ताकि भविष्य में मास प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन आसान रहे। एक दिन बाद शौचालय वेई परिवार रेस्टोरेंट में पहुंचा। सफेद चमकदार चीनी मिट्टी से बना ये शौचालय बिल्कुल आधुनिक जैसा दिख रहा था। सिर्फ प्लास्टिक की जगह चीनी मिट्टी और तांबे का प्रयोग था, जिससे यह और अधिक शानदार लग रहा था। युवराज ने कारीगरों को इसे नीचे की मंजिल के अतिथि कक्ष में लगाने का निर्देश दिया। कमरों में पहले ही उठी हुई पाइप की जगह बनाई जा चुकी थी। टॉयलेट को ठीक से जमाकर पीछे का इनलेट पाइप ऊपर की मंजिल से जुड़े मुख्य पाइप से जोड़ दिया गया। स्थापना पूरी होने पर युवराज बोले, फैंग जी, ये है फ्लश टॉयलेट। जैसे ही पाइप जुड़ा, पानी कटोरे में हल्के हल्के आने लगा। ये पूरी तरह उपयोग योग्य था। फैंग अवाक रह गए। ऐसा उपकरण उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसका उपयोग कैसे करते हैं? युवराज मुस्कुराए। टॉयलेट पर 2 बटन थे, किसी को भी दबाने पर पानी बहकर सब कुछ नीचे ले जाता। युवराज ने एक बटन दबाया। पानी तेजी से कटोरे में घूमता हुआ नीचे बह गया। अद्भुत! फैंग चिल्लाए।
क्या फैंग जी स्वयं आजमाना चाहेंगे? युवराज ने पूछा। फैंग ने तुरंत सिर हिलाया। युवराज और उनके लोग कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद अंदर से फ्लश की आवाज आई। फैंग बाहर निकले, चेहरे पर खुशी चमक रही थी। युवराज, पूरे ग्रेट यू में यदि मैं किसी की प्रशंसा करता हूं तो वह आप हैं। फैंग जी, ये तो बस एक छोटी सी चीज है, युवराज ने नम्रता दिखाई। नहीं, आप अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। ऐसी सूझबूझ के साथ नए राजधानी निर्माण में आपका शामिल होना निश्चित है, फैंग ने गंभीरता से कहा। पर यह पानी आता कहां से है? आधुनिक समय में तो टॉयलेट रनिंग वाटर से चलते थे, पर यहां वह संभव नहीं था। जरूरत पड़े तो हाथ से भी फ्लश किया जा सकता है। पर मैं चाहता हूं कि यह रेस्टोरेंट साम्राज्य का सबसे आरामदायक स्थान बने। इसलिए मैंने बेहतर व्यवस्था बनाई है। आपने रेस्टोरेंट के बगल में वह ऊंचा टॉवर देखा था? फैंग को वह अजीब सा बंद मीनारनुमा ढांचा याद आया। युवराज बोले, उस टॉवर में पानी भरते हैं। रोज रेस्टोरेंट के कर्मचारी बाल्टियों से ऊपर भरते हैं। वहां से चीनी मिट्टी की पाइप नीचे मुख्य लाइन में पानी भेजती है, गुरुत्वाकर्षण से पानी आसानी से बहता है। फैंग का दिल मचल उठा। इस प्रणाली को अपनाने की इच्छा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आह युवराज, अब ये सब देखने के बाद मैं साधारण जीवन में कैसे लौटूं? कटोरे के पास मुलायम टिश्यू पेपर भी रखा था। महल में तो रेशम इस्तेमाल होता था, पर एक साधारण रेस्टोरेंट में यह व्यवस्था अविश्वसनीय थी। फैंग की हालत देखकर युवराज हंस पड़े। यदि महल सुखों के अभ्यस्त फैंग इतने प्रभावित हैं, तो आम लोग तो और भी प्रसन्न होंगे। महल लौटते समय फैंग रास्ते भर उत्साह से पाइपों और ड्रेनेज के बारे में बात करते रहे। अंततः कर्तव्य ने पुकारा और उन्हें सम्राट के पास लौटना ही पड़ा, मन में अफसोस और प्रशंसा दोनों लिए। युवराज, रेस्टोरेंट में तो शौचालय बन गए, हमारे महल में कब लगेंगे? ज्यूबान और लक्ष्मी लोहा, जो साथ थीं, खुद फ्लश टॉयलेट देखकर उत्साहित थीं। युवराज मुस्कुराए। चिंता मत करो, महल की पाइपलाइन अभी अधूरी है। जो आपने देखा वह सिर्फ फैंग जी के अनुभव के लिए था। जल्द ही महल में भी लगा देंगे। बहुत बढ़िया। और जब युवराज का विवाह होगा, यदि पाइप तैयार हो गए, तो आपकी राजकुमारी भी फैंग जी जैसी चकित रह जाएंगी। लक्ष्मी लोहा खिलखिलाई। सच कहूं तो कंगनपुर राजधानी से बेहतर तो अब किंगजोऊ हो रहा है, ज्यूवान ने गर्व से कहा। अनजाने में वे किंगजोऊ को अपना असली घर मानने लगी थीं। युवराज हल्के से मुस्कुराए। किंगजोऊ का विकास अब शुरू ही हुआ था, आगे यह और भी सुखद हो जाएगा। अध्याय 312। टिड्डियों के प्रकोप के लक्षण तारांकन। आसमान अभी भी धुंधला था। रात पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। किशनपुर की सड़कों पर एक आदमी तेजी से चलता जा रहा था। वह था कुई हरिशंकर, जो एक अत्यंत गंभीर ज्ञापन लेकर युवराज सिंह के महल की ओर दौड़ रहा था। इस रिपोर्ट की सामग्री अत्यंत गंभीर थी, ये 6 प्रांतों की कृषि स्थिरता के लिए खतरा बन सकती थी। शयनगृह के द्वार पर लक्ष्मी लोहा ने उसे रोका। हरिशंकर जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। कल महामहिम सम्राट ने फैंग देशपाल को लेकर पूरा किशनपुर घुमाया था। वे शायद अभी विश्राम कर रहे होंगे। कुई हरिशंकर चिंतित थे। बहुत आवश्यक है, कृपया युवराज को सूचित करें। लक्ष्मी लोहा ने भौं चढ़ाई, उन्हें लगता था युवराज को थोड़ी और विश्राम की आवश्यकता है। हरिशंकर बहुत अधिक गंभीर रहते हैं। क्या बात है? अंदर से युवराज सिंह की आवाज आई। कुई हरिशंकर तुरंत बोले, महामहिम, मुझे जिजो से आए एक मित्र का पत्र मिला है। वहां कई महीनों से वर्षा नहीं हुई और टिड्डी प्रकोप के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या टिड्डी प्रकोप? युवराज, जो धीरे धीरे वस्त्र धारण कर रहे थे, तुरंत घबराहट में आधे वस्त्रों में ही बाहर आ गए। हाँ महामहिम, जैसे कहते हैं, जहां सूखा पड़ता है वहीं टिड्डियां आती हैं। पिछले वर्ष जिजो में वर्षा बहुत कम हुई। सूखा पड़ा, फसलें आधी रह गईं, लोग अनाज से लगभग खाली हैं। बसंत बोवाई शुरू होने वाली है, पर धरती फटी पड़ी है, खेती असंभव है। किशनपुर में भी इस वसंत बस एक हल्की बारिश हुई, उसके बाद कुछ नहीं। कुई हरिशंकर का चेहरा अत्यंत गंभीर था। युवराज सिंह का चेहरा कस गया। आगे कहो। इतिहास बताता है कि जब टिड्डी प्रकोप होता है, तो जिजो, ब्यानजू और किशनपुर, ये तीनों क्षेत्र एक साथ प्रभावित होते हैं। पत्र मिलते ही मैंने 6 प्रांतीय प्रशासकों को जांच करने का आदेश दिया और सबने पुष्टि की है कि इस वर्ष टिड्डियों की संख्या सामान्य से कई गुना अधिक है। महामहिम को तुरंत बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने की तैयारी करनी चाहिए। कुई हरिशंकर की आवाज चिंता से भरी थी। क्या ये सच में लघु हिमयुग की शुरुआत है? युवराज मन ही मन बोले। जिजो, ब्यानजू और किशनपुर आज के हेबेई, हेनान और शांडोंग के क्षेत्र। आधुनिक समय में भी ये इलाके सूखे और टिड्डी प्रकोप के लिए बदनाम हैं। युवराज को याद था कि महान यू साम्राज्य में बड़े टिड्डी प्रकोप हो चुके हैं, जहां अकाल और विद्रोह तक हो गए थे। उन्होंने हरिशंकर की ओर सम्मान से देखा। यही सलाहकार उन्हें चाहिए था, जो संकट को पहले ही पहचान ले। हमारे अनाज भंडार की स्थिति क्या है? महामहिम, मुश्किल से 1 वर्ष का भंडार है। हमें नहीं पता टिड्डियों का प्रकोप कितना भयानक होगा, इसलिए सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है,
तुरंत ली कायुआन को भेजो। विनिमय प्रणाली से जितना अनाज मिल सके खरीदो। अभी के लिए किसी भी अनावश्यक वस्तु का व्यापार बंद करो। वस्त्र पहनते हुए ही वे बोले। और एक ज्ञापन दरबार को भेजो। सम्राट विक्रमेंद्र को पहले ही सूचित करना होगा। उन्हें भी तैयारी करनी चाहिए। कुई हरिशंकर ने हर निर्देश लिख लिया। और मेरे मित्र ने बताया कि सूखे के बावजूद राजकुमार यानेश्वर ने कर कम नहीं किए बल्कि बढ़ा दिए। कहते हैं कि जिजौ को उत्तर के दस्युओं से बचाने के लिए किलेबंदी करनी है। मुझे डर है कि स्थिति और बिगड़ जाएगी। युवराज ने भौहें सिकोड़ लीं। राजकुमारों का नियम था एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं। पर हरिशंकर की चिंता उचित थी। बड़े कुलीन परिवार भूमि हथियाने में लगे थे और जनता व सरकार के बीच विश्वास कमजोर था। यदि यानेश्वर अधिक जोर डाले विद्रोह संभव था। मैं समझता हूं, पर यह हमारा क्षेत्र नहीं है। रिपोर्ट भेजना ही सीमा पार करना है। आगे क्या करना है यह मेरे पिता तय करेंगे। फिर बोले, हमारा ध्यान अपनी छहों प्रांतों को टिड्डी प्रकोप से बचाने पर होना चाहिए। कुई हरिशंकर चिंतित हो उठे। पर महामहिम, ये तो दैवी दंड है। वर्षों से कुलीनों के पाप, आकाश नाराज है। मनुष्य इसे कैसे रोक सकते हैं? बकवास, युवराज डांटे। अभी मैं तुम्हारी दूरदर्शिता की प्रशंसा कर रहा था और अब तुम अंधविश्वास की बातें कर रहे हो। मैं भाग्य पर नहीं मनुष्य की क्षमता पर विश्वास करता हूं। हरिशंकर चुप हो गए। लक्ष्मी लोहा, जिन्होंने उन्हें इस तरह डांट खाते कभी नहीं देखा था, चुपके से हंसी दबा ली। हरिशंकर का चेहरा लाल हो गया, पर बोले, तो कृपया आदेश दें महामहिम। खाओ, खाओ। हाँ, मनुष्य, मुर्गे, बत्तखें, मेढक, जो भी टिड्डियां खाता है, सबको खेतों में छोड़ो। लिकायुआन को कहो कि पोल्ट्री खरीदना शुरू करे। मैं समाचार पत्र में भी सूचना दूंगा कि लोग पक्षियों को पालें। युवराज के ज्ञान अभिलेख में टिड्डियों से बचाव के कई तरीके थे, पर महान यू साम्राज्य में जैविक नियंत्रण सबसे व्यवहारिक था। दस्तावेजों के अनुसार 2000 बत्तखें 4000 मुंह, लगभग 660 एकड़ क्षेत्र में टिड्डियां साफ कर सकती हैं। कुई हरिशंकर ने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था, पर युवराज का आत्मविश्वास देख वे समझ गए कि यह विज्ञान पर आधारित है। वे सलाम कर क्रियान्वयन हेतु निकल गए। महामहिम, क्या बत्तखें सच में इतनी भयानक टिड्डियों को रोक सकती हैं? लक्ष्मी लोहा ने संदेह से पूछा। युवराज ने लंबी सांस ली। टिड्डियां अभी पूरी तरह आपदा में नहीं बदली हैं। समय पर हस्तक्षेप असर कर सकता है। मुझे किशनपुर की चिंता नहीं, जिजौ की है। राजकुमार यानेश्वर साहसी हैं, पर उतावले। यदि वे जल्दी कार्य नहीं करेंगे, वहां अकाल निश्चित है। सही, वहां तो अच्छे मौसम में भी बहुत लोग पहले ही किशनपुर आ चुके हैं। यदि आपदा आई, तो और लोग भाग कर आएंगे। क्या ये श्रम शक्ति नहीं है, जिसकी आपको आवश्यकता है? आवाज आई। ये जियुयान थी, जो मुख धोवन का कटोरा लेकर आई थी। दीदी, ये ठीक नहीं। महामहिम कभी किसी की पीड़ा का लाभ नहीं उठाएंगे। लक्ष्मी ने मुंह फुलाया। जियुयान मुस्कराए। कौन सा लाभ उठाना? शरण देना सेवा है, साम्राज्य और जनता दोनों के लिए। युवराज ने उसे घूर कर देखा। राजकुमार यानेश्वर की बुराई मत करो। पहले अपनी समस्या सुलझाओ। टिड्डियों को रोकने की तैयारी करो। जियुयान ने जीभ निकाली। जी, महामहिम। C313, टिड्डी खाने वाला कंगनपुर का युवराज तारांकन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह के समय कंगनपुर के पश्चिमी बाजार में झूबुलियुग गांव के लोगों को लेकर कंक्रीट सड़क बिछा रहा था। अचानक एक युवा आदमी उसके पास आ पहुंचा। झू ने सीमेंट समतल करते हुए ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। रिपोर्टर जियांग, यहाँ कैसे? जिंग जियांग, वह वही पत्रकार था जो अक्सर झू के गांव में समाचार पढ़ने आता था। जियांग ने गंभीर होकर कहा, मुस्कुरा क्या रहे हो? आज के अखबार में लिखा है कि 6 प्रदेशों में सूखे और टिड्डी प्रकोप के संकेत दिख रहे हैं। खुद युवराज ने रोकथाम के तरीके दिए हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कि इनमें से कौन सा तरीका तुम कर पाओगे। क्या टिड्डी प्रकोप? जू हैरान रह गया। क्या हुआ? जियांग ने अखबार में छपी सारी बात समझाई। जू को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वसंत की खेती बस शुरू हुई थी और लेख के अनुसार अभी भी तैयारी का समय था। मैं तो बत्तख खरीदने जा रहा हूँ। जू सब छोड़कर भागा। गांव के बाकी युवक भी उसके पीछे दौड़े, सीधे पूर्वी बाजार की ओर जहां बत्तखें अक्सर बिकती थीं। जियांग ने उन्हें जाते देखा और आह भरी, कंगनपुर में इतने लोग और एक ही बाजार की बत्तखें क्या काफी होंगी। उधर प्रशासन के निर्देश पर टिड्डी रोकथाम की खबर तेजी से फैल रही थी। कुछ ही समय में हाल ये हुआ कि पूरे शहर में बत्तखों की किल्लत हो गई। बाहर से आए व्यापारी ये देखकर मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने मुर्गी बत्तखों के दाम बढ़ाने पर रोक लगा दी थी, इसलिए वे मनमाना दाम नहीं बढ़ा पाए। फिर भी थोड़ा लाभ मिलने के कारण कई व्यापारी बाहर से बत्तखें लाकर कंगनपुर में बेचने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज सिंह के राजमहल में पांग युकुन ने सुझाव दिया। महाराज, चाहे ली कायुआन बहुत मुर्गियां बत्तखें खरीदे, 6 प्रदेशों में लोग बहुत हैं। क्यों न लोगों को खुद टिड्डियां खाने दी जाएं।
टिड्डियों के बच्चों को पकड़कर खाना बत्तखों को बड़ा करने से कहीं तेज है। युवराज सिंह ने बताया था कि टिड्डियां खाने योग्य होती हैं। पांग ने तुरंत खेतों से कुछ छोटी टिड्डियां मंगवा ली थीं। अब उबली हुई टिड्डियों के बर्तन को देखकर युवराज के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा है? 2 घंटे हो गए, हम ठीक हैं, बस स्वाद थोड़ा अजीब था, पांग युकुन ने होंठ चाटते हुए कहा। युवराज ने सांस छोड़ी। तली हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं, करारी, बिल्कुल चिकन जैसी। तली हुई। पांग का चेहरा हरा पड़ गया। पहले क्यों नहीं बताया? युवराज ने सिर हिलाया। अखबार तो बस पहला कदम था लोगों को समझाने का। हाँ, तली हुई सबसे बढ़िया। ऐसा करो और टिड्डियां पकड़वाओ, जितनी ज्यादा हों उतना अच्छा। मैं पूर्वी बाजार में खुद तले हुए टिड्डे बनाऊंगा। यकीन मानो, मांस से भी स्वादिष्ट लगेंगे। पांग ने झुककर आदेश स्वीकार किया और फिर से टिड्डियां इकट्ठा करने निकल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूर्वी बाजार, युवराज का टिड्डी तलावा। यह कोई मजाक नहीं था, टिड्डी प्रकोप जानलेवा हो सकता था। कंगनपुर की रक्षा के लिए युवराज सिंह ने महल के रसोइयों को सारे लोहे के कड़ा, तेल और नमक लेकर बाजार में बुलाया। भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर होते होते पांग युकुन टिड्डियों से भरी एक बोरी लेकर लौटे। महाराज, टिड्डियां आ गई। युवराज ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा। बहुत बढ़िया, अब मैं खुद तलूंगा। उन्होंने बोरी खोली, टिड्डियों को पानी में डुबोकर मारकर साफ किया, फिर तेल गर्म करके उनमें डाल दिया। चट की आवाज और भुने मांस सी खुशबू फैल गई। नमक भी डाला। जब टिड्डियां सुनहरी और करारी हो गईं, युवराज ने पांग को प्लेट देते हुए कहा, पांग साहब, अब इसे चखिए। पांग ने जैसे ही खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। महाराज, कमाल का स्वाद है। युवराज ने खुद चखा, बचपन की यादें ताजा हो गईं। भीड़ दंग रह गई। एक युवराज और उसका मुख्य सलाहकार खुले बाजार में टिड्डियां खा रहे हों। पांग तो प्लेट उठाकर बोला, आज रात शराब के साथ बिल्कुल जमेगा। युवराज हंस पड़े, फिर लोगों की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, अखबार में लिखा है कि टिड्डियां खाई जा सकती हैं। आप में से कई को यकीन न हो, इसलिए मैं और पांग साहब यहां खुद खाकर दिखा रहे हैं। अब आप भी चखिए। लोग टूट पड़े। वाह, कितना स्वादिष्ट, चिकन से भी बढ़िया। मैं तो पूरे परिवार को लेकर टिड्डियां पकड़ने जा रहा हूं। ये दृश्य फैंजेग ने वहीं खड़े खड़े चित्रित कर लिया। अगले दिन यह अखबार में छपने वाला था। कंगनपुर के युवराज टिड्डी प्रकोप के विरुद्ध जनता का नेतृत्व करते हुए। शाम होते होते पूरी बोरी की टिड्डियां खत्म हो गईं। लोग खुशी खुशी अपने गांव लौटे और यह खबर हर ओर फैलने लगी। उत्साह बढ़ाने के लिए युवराज ने ली कायुआन को यह आदेश दिया कि टिड्डियां बाजार में खरीदो और सैनिकों को बोनस भोजन में परोसो। उन्हें पूरा विश्वास था, छहों प्रदेश टिड्डियों को खा खा कर खतरा खत्म कर देंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच हथियार उत्पादन अपने चरम पर। टिड्डी संकट के बीच भी फ्लिंटलॉक बंदूकों का निर्माण तेजी से चलता रहा। 500 नए कारीगरों के मशीनरी विभाग में आने से उत्पादन बढ़ गया। 200 ड्रिल मशीनें तैयार हो गईं और जल शक्ति आधारित ड्रिलों के पूर्ण वेग से चलने पर 2 हफ्तों में पहली खेप 500 फ्लिंटलॉक बंदूकें सेना विभाग को सौंप दी गईं। C314 अंगूठी बंदूक से सेना को लैस करना। दस्तावेज कोई अतिरिक्त टिप्पणी शीर्षक और पहली पंक्ति के बीच नहीं जोड़ी गई है। पूरा अध्याय बिना काटे आपके नियमों और सहेजी गई नाम सूची के अनुसार अनुवादित है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। किशनपुर सेना शिविर। दोपहर का समय था और किशनपुर सेना के सैनिक पंक्तियों में भोजनालय में बैठे अपना भोजन कर रहे थे। किशनपुर सेना के सुधारों के बाद अब उनके पास एक उचित भोजनालय था। लॉजिस्टिक सहायता सैनिकों की भर्ती के बाद खाने पीने का पूरा प्रबंधन अब लॉजिस्टिक्स दल संभालता था। अरे, आज फिर तली हुई टिड्डियां। मैं तो उनसे कभी नहीं उबता। लक्ष्मी लोहा सीट पर धप से बैठा, एक भाप वाला पाव उठाया और कुरकुरी टिड्डियों की मुट्ठी भरकर खाने लगा। हालांकि किशनपुर में हालात सुधर गए थे, लेकिन सैनिक अभी भी अधिकतर भाप वाले पाव और रोटी ही खाते थे। 2-3 सब्जियों के व्यंजन मिल जाना ही बहुत था। मांस दुर्लभ था, क्योंकि 20,000 पेट भरना आसान नहीं। लेकिन जब से ली कायुआन ने तली हुई टिड्डियां पहुंचानी शुरू की, सैनिकों को कभी कभी कुछ स्वादिष्ट मिल ही जाता था। हमारे युवराज सच में प्रतिभाशाली हैं, लोकेश सिन्हा ने खुशी से चबाते हुए कहा। लक्ष्मी लोहा, युवराज ने आखिर कैसे सोच लिया कि टिड्डियों को इस तरह खाया जा सकता है? कमाल है। न्यूबेन ने सिर हिलाया, थोड़ा शर्मिंदा सा। वह हमेशा सैनिकों के साथ ही खाते पीते थे और अपने अधिकारियों से भी वही उम्मीद रखते थे। उन्हें लगता था कि वे पहले ही जनता के काफी करीब हैं, लेकिन फिर युवराज सिंह खुद पूर्वी बाजार में आम लोगों के लिए टिड्डियां तल गए। ये बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। तभी एक गार्ड अंदर आया और बोला, कमांडर, युवराज पधारे हैं। न्यूबेन ने तुरंत 2-4 कौर और निगल लिए। ललित फौजी और लोकेश सिन्हा ने भी ऐसा ही किया, फिर तीनों बाहर दौड़े। जरूर पहली खेप की अंगूठी बंदूकें आ गई होंगी, ललित फौजी उत्साह से बोला। लोकेश सिन्हा ने हल्का सा जलन भरे स्वर में कहा, अच्छी होंगी, पर तोप से बेहतर तो नहीं। छी,
ललित फौजी ने उसे घूरा। तीनों शिविर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो देखा युवराज सिंह आ रहे थे, उनके पीछे कई गाड़ियां जिनमें लकड़ी के बक्से लदे थे। युवराज, क्या अंगूठी बंदूकें आ गईं? न्यूबेन ने उत्सुकता से पूछा। ललित फौजी से ज्यादा वही बेचैन थे, क्योंकि युवराज ने कहा था कि यही हथियार जंगलियों को हराने की कुंजी हैं। 500 बंदूकें, ये पहली खेप है। युवराज मुस्कराए। सैन्य कार्यशाला कहती है कि अगले महीने 2000 और दे पाएगी। 1 साल के भीतर हम पूरी किशनपुर सेना को इनसे लैस कर देंगे। बहुत बढ़िया। ललित फौजी चमक उठा। हमारी अनुशासन व्यवस्था उत्कृष्ट है। हमारी संरचना मजबूत है। बस इनका इस्तेमाल सिखाना बाकी है। युवराज ने सिर हिलाया। कमांडर न्यू, ये खेप अग्रिम पंक्ति बटालियन को दी जाएगी। पहले सैनिकों को खाने दो, फिर उन्हें एकत्र करो। आज मैं स्वयं प्रदर्शन करूंगा। युवराज, मैंने तो आपकी देखरेख में कार्यशाला में सीख लिया था। आपको तकलीफ क्यों? ललित फौजी ने तुरंत कहा। वह सैनिकों के सामने अपनी कला दिखाना चाहता था। यह नहीं चलेगा। युवराज हंसे। पिछली बार तो हमने बस परीक्षण किया था। मैंने बंदूक कैजुअली भरी थी। आज औपचारिक प्रशिक्षण है, किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं। न्यूबेन और ललित फौजी एक दूसरे को देखने लगे, दोनों थोड़े लज्जित थे। उन्होंने तो सैनिकों से शेखी भी बघारी थी कि वे बंदूक चलाना जानते हैं, अब समझ आया कि तरीका पूरा गलत था। 500 नई नई अंगूठी बंदूकें उतारी गईं। सैनिक उन्हें प्रशिक्षण मैदान तक ले गए, जहां अग्रिम पंक्ति बटालियन पहले से पंक्तिबद्ध खड़ी थी। उन्हें सुनाने में आया था कि नए हथियार मिलने वाले हैं। सभी उत्साह से भरे थे। बक्से मैदान में सजे थे, पर युवराज ने उन्हें तुरंत बांटने के बजाय पहले एक उचित परिचय देना आवश्यक समझा। पहले की तरह उन्होंने एक एक बंदूक ललित फौजी और न्यूबेन को थमाई। यह आपके सामने अंगूठी बंदूक है। अब से यह युद्धभूमि पर आपकी जीवन रेखा होगी। इसका आदर करें, इसी पर आपकी जान टिकी होगी। अब मैं इसके हिस्सों और उनके कार्यों की व्याख्या करता हूं। युवराज ने पूरी बंदूक समझाई, हर पेंच, हर पुर्जा, हर काम। सैनिक ध्यान से सुन रहे थे, एक शब्द भी मिस नहीं करना चाहते थे। फिर युवराज ने सही ढंग से भरने की प्रक्रिया दिखाई। ध्यान से देखो। पहले बंदूक को 45 डिग्री पर झुकाओ। हथौड़ी पीछे खींचो। फ्लैश पैन खोलो। कारतूस निकालो। दांत से काटो। थोड़ा बारूद फ्लैश पैन में डालो। पैन बंद करो। बाकी बारूद और कागज में लिपटी गोली नली में डालो। रामरॉड से कसकर दबाओ। रामरॉड वापस लगाओ। फिर कंधे पर रखकर आदेश की प्रतीक्षा करो। ललित फौजी और न्यूबेन ने एक एक कदम वैसा ही दोहराया। फायर! युवराज ने आदेश दिया। धड़ाम, धड़ाम। 2 तेज धमाकों के साथ सफेद धुआं उठ गया। अग्रिम पंक्ति बटालियन स्तब्ध रह गई। इतनी आवाज तो अपने आप में डरावनी थी। कमाल है ना? ललित फौजी हंसा। ये बंदूकें 80 मीटर दूर से कवच भेद देती हैं। जंगलियों का कवच इन्हें नहीं रोक पाएगा। अब लोकेश सिन्हा भी जलन से भर गया। युवराज, क्या तोपखाना इकाई को भी बंदूकें नहीं मिलेंगी? हमें युद्धभूमि पर कौन बचाएगा? चिंता मत करो लेफ्टिनेंट लोकेश, ललित फौजी ने अकड़कर कहा। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए गार्ड दूंगा, पर तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे। लोकेश ने आंखें घुमा दी। युवराज ने उनकी नोकझोंक अनदेखी की और न्यूबेन से कहा, कमांडर, बंदूकें बांटिए। न्यूबेन ने आदेश दिया। पंक्ति में आओ, एक एक करके आगे बढ़ो। बंदूक से कोई छेड़छाड़ मत करना, आदेश का इंतजार करो। हाँ, सभी ने एक स्वर में कहा। 500 सैनिक अब सभी अंगूठी बंदूक से लैस हो चुके थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े थे, बंदूकें पैरों के पास टिकाए हुए, दृढ़, अनुशासित, प्रभावशाली। इतनी आधुनिक दिखने वाली सेना को देखकर युवराज सिंह के भीतर एक नई सुरक्षा की भावना जग उठी। उन्होंने आदेश दिया, दाएं बाएं जगह कम करो। मेरे आदेश कदम ब कदम मानो। फिर उन्होंने उन्हें दागने की संरचना में खड़ा किया। और फिर फायर! C-315 अनुशासन और प्रशिक्षण तारांकन। सफेद धुआं कंगनपुर सेना शिविर के विशाल प्रशिक्षण मैदान में लंबे समय तक तैरता रहा। अग्रदस्ता बटालियन के 500 सैनिक अपनी नई बंदूकों से बारी बारी करके फायरिंग कर रहे थे। इसी क्षण कंगनपुर सेना की पहली अग्निशस्त्र इकाई आधिकारिक रूप से जन्म ले चुकी थी, और जल्द ही और अधिक सैनिकों को भी फ्लिंटलॉक राइफलों से लैस किया जाने वाला था। युवराज सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, अब तुम फ्लिंटलॉक राइफल की बनावट और उसके जरिए मारने विनाश करने का तरीका समझ चुके हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब से और हमेशा तुम एक ही इकाई हो। तुम पर और कठोर प्रशिक्षण और कठोर अनुशासन लागू होगा। केवल तभी ये हथियार तुम्हें जीत के रास्ते पर ले जा पाएंगे। समझे? समझ गए। अग्रदस्ता बटालियन की भारी गड़गड़ाहट सी आवाज मैदान में गूंज उठी। युवराज सिंह ने संतोष से सिर हिलाया और ललित फौजी, लोकेश सिन्हा, लोकेंद्र सिंह और सभी अधिकारियों की ओर मुड़े। आज से तुम औपचारिक युद्धक रणनीतियां सीखोगे, एक ऐसी सेना का नेतृत्व कैसे करना है जो फ्लिंटलॉक राइफलों से लैस होगी। इस क्षण युवराज सिंह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि कंगनपुर के सर्वोच्च सेनानायक थे। सभी अधिकारियों ने एक साथ सलामी दी। जी।
युवराज, अब जब अग्रदस्ता बटालियन को पहली खेप की 500 राइफलें मिल चुकी थीं, तो अगली चुनौती थी कठोर अनुशासन और लगातार प्रशिक्षण। युद्धभूमि पर सही अनुशासन का मतलब था, भले ही दुश्मन भीषण हमला कर रहा हो, भले ही साथी सैनिक बगल में गिरकर मर जाएं, फिर भी सैनिकों को पंक्ति नहीं तोड़नी थी। घबराए बिना शांत भाव से अपनी राइफल रिलोड करते रहना था। केवल इसी स्तर का प्रशिक्षण कंगनपुर सेना को वह सामर्थ्य देगा कि वे घुड़सवार बर्बर कबीलों की भीषण दौड़ का सामना कर सकें। पहाड़ सा अडिग और आग सा घातक, युवराज सिंह ने आदेश दिया। मुख्य सेनापति ललित, अधिकारियों के लिए बोवन विद्यापीठ में समय तय करें। मैंने वहां कक्षाएं तैयार करवाई हैं, तुम्हें और भी उन्नत चीजें देखने को मिलेंगी। जी युवराज, ललित ने दृढ़ स्वर में कहा। इसके बाद युवराज सिंह ने बताया कि 500 राइफलों का उपयोग कैसे किया जाएगा। भले ही उन्हें अग्रदस्ता बटालियन को दिया गया था, पर राइफलें स्थायी तौर पर उसी बटालियन के पास नहीं रहेंगी। उन्हें सैनिक दस्तों के बीच घुमाकर उपयोग कराया जाएगा, ताकि हर सिपाही सीख सके कि कैसे राइफल लोड करनी है, कैसे चलानी है, कैसे फॉर्मेशन बदलनी है। साथ साथ वे फायरिंग फॉर्मेशंस भी सीखेंगे। छोटी स्तंभ, बड़ी स्तंभ, क्षैतिज पंक्ति और युद्ध के दौरान कैसे तेजी से फॉर्मेशन बदलना है। सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी घेरा व्यवस्था, हॉलो स्क्वायर फॉर्मेशन, जो घुड़सवार दुश्मनों को रोकने की सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक तकनीक थी। सब व्यवस्थित करने के बाद युवराज सिंह शहर की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा, लोग खेतों में बड़ी संख्या में टिड्डियां पकड़ रहे थे। ये दृश्य देखकर वह मुस्कुराए, लेकिन उनका मन फिर भी सूखे को लेकर चिंतित रहा। और तभी उन्हें याद आया, फेई यामिनी का भाई, फेई जितेंद्र का पुत्र युए यून। अगर वह मक्का, आलू और मूंगफली लाने में सफल हो जाए, तो सूखा पड़ने पर भी अकाल नहीं आएगा। युवराज सिंह ने मन ही मन प्रार्थना की, युए यून, जल्दी लौट आओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर समुद्र के बीचों बीच ठंडी लहरें गोलियों से छलनी कंगनपुर गैलियन के बाहरी ढांचे पर लगातार टकरा रही थीं। दूर एक ब्रिटिश युद्धपोत आग की लपटों में डूब रहा था, चारों ओर तैरते शव, खून और बिखरे मलबे। लेकिन उसके पीछे 2 और ब्रिटिश युद्धपोत तेजी से पास आ रहे थे। दोनों थे बड़े, भारी थर्ड रेट शिप्स ऑफ द लाइन। प्रत्येक में युए यून के 5th रेट गैलियनों से 2 गुनी तोपें। एक ही ब्रॉडसाइड में कंगनपुर जहाजों को डूबा देने में सक्षम। उसी समय जब युवराज सिंह उसकी चिंता कर रहे थे, युए यून मौत जीवन की लड़ाई से बचकर पीछे हटने की तैयारी कर रहा था। वह विल्सन पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए भारत के बंदरगाह पर उसने उसे जहाज से उतरने नहीं दिया था। उसने नया शर्त रखा, पहले मक्का, आलू और मूंगफली जहाजों पर लाओ, तभी विल्सन को छोड़ूंगा। ब्रिटिशों ने आसानी से मान लिया, क्योंकि ये फसल बीज उनके लिए कोई खास मूल्य नहीं रखते थे। लेकिन युए यून सावधान रहा। तीनों गैलियन लगभग भर चुकी थीं। विल्सन को छोड़ने ही वाला था कि उसने देखा, ब्रिटिश युद्धपोत धीरे धीरे बंदरगाह से बाहर आ रहे हैं। यही वह क्षण था जब युए यून समझ गया, पूरा सौदा छलावा था। ब्रिटिशों को विल्सन की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें चाहिए थे कंगनपुर के तेज, शक्तिशाली गैलियन। जैसे ही पहला जहाज निकला, युए यून ने तुरंत फायरिंग का आदेश दिया। दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। चुस्त चालाकी से युए यून के जहाज ब्रिटिश ब्रॉडसाइड से बच निकले और प्रत्युत्तर दिया, और वह ब्रिटिश जहाज डूब गया। लेकिन तुरंत 2 और युद्धपोत निकल आए, जिनमें से एक ने युए यून के 2 जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए। युए यून समझ गया, अगर लड़ाई जारी रखी, हम सब मारे जाएंगे। उसने त्वरित निर्णय लिया, पीछे हटो, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, बीज मिल चुके हैं। विल्सन, तुम ब्रिटिश मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। युए यून की आंखों में भड़कती आग साफ दिख रही थी। युद्ध में उसके दर्जनों सैनिक मारे जा चुके थे, सिर्फ उसके जहाज पर ही 30 से अधिक। बाकी गैलियनों पर हताहत संख्या अज्ञात थी। जहाज डूबे नहीं थे, पर उनके ढांचे बुरी तरह टूट चुके थे। आगे बढ़ने के लिए मरम्मत जरूरी थी। उसने ठंडी तलवार विल्सन की गर्दन पर रख दी। विल्सन कांप उठा, यह मेरी गलती नहीं। कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे बेहतरीन गैलियन देखकर जांच किए बिना जाने नहीं देता। वे कभी तुम्हें जाने नहीं देते। वह दहशत में चिल्लाया। पीछे ब्रिटिश युद्धपोत पीछा करते आ रहे थे। उनमें से एक का मस्तूल टूटा था, पर वे रुकने वाले नहीं थे। युए यून ने गुर्राकर कहा, अगर हम मरे तो तुम भी हमारे साथ मरोगे। तलवार की नोक और गहराई तक उतर गई। विल्सन का चेहरा सफेद पड़ गया। मत मारो, एक जगह है जहां से केवल तुम्हारे जैसे जहाज ही गुजर सकते हैं। ब्रिटिश युद्धपोत वहां नहीं आ सकते। मैं कसम खाता हूं। कप्तान, अब क्या करें? उस पर भरोसा करें, एक अधिकारी ने पूछा। युए यून क्षण भर चुप रहा, फिर पीछा करते जहाजों की ओर देखा, और कठोर स्वर में बोला, तारानकन तारानकन, हम मर भी सकते हैं, लेकिन अगर युवराज सिंह का मिशन विफल हुआ, तो सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मौका और, अगर हम मरे, ये भी साथ मरेगा। तारानकन तारानकन। C316, रणभूमि अनुकरण तारानकन।
कंगनपुर किशनपुर की सैन्य प्रशिक्षण भूमि में अग्रदस्ता बटालियन के 500 सैनिक ढोल की ताल पर कदम मिलाते हुए स्तंभबद्ध गठन में आगे बढ़ रहे थे। धम 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 धम। हर सैनिक के कंधे पर चकमक बंदूक थी। ढोल की लय पर उनके कदम सटीक ताल में उठ रहे थे। जू सिबू उसी ताल पर उनके साथ चलता रहा। अग्रदस्ता बटालियन को चकमक बंदूकें मिले हुए 3 दिन हो चुके थे और वे लगातार युद्ध गठन का अभ्यास कर रहे थे। शुरुआत में अधिकारी मार्चिंग कमांड चिल्ला कर देते थे, लेकिन 2 दिन बाद शिविर में 2 छोटे ढोल भेजे गए। न्यू बेन ने बटालियन में से 2 सैनिकों को यादृच्छिक रूप से ढोलची नियुक्त किया। हम पंक्ति गठन में लड़ते हैं, इसलिए एक समान ताल बेहद जरूरी है। भविष्य के युद्धों में एक ताल के बिना सेना कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी, इसीलिए ढोल का उपयोग किया जाता है। न्यू बेन ने जू बुलियू को समझाया था। उन्होंने बताया कि यह विचार स्वयं युवराज सिंह ने बोवेन अकादमी में पढ़ाया है। इसी बात को याद करते हुए जू ने अचानक देखा कि पंक्ति का एक हिस्सा ताल से बाहर हो रहा था। उसने छड़ी उठाई और आगे बढ़कर तीनों गड़बड़ सैनिकों को एक एक चोट मारी। दर्द से चिल्लाते हुए वे तुरंत ताल में लौट आए। जू अपनी जगह लौटा और पंक्तियों पर कड़ी नजर बनाए रखी। उसे भले ये धीमी मार्चिंग का महत्व पूरी तरह न समझ आता हो, लेकिन वह युवराज सिंह के आदेशों पर प्रश्न नहीं उठाता था। उसका बस एक सपना था, एक दिन उसे भी बोवेन अकादमी में पढ़ने का अवसर मिले। उधर न्यू बेन, लोकेश सिन्हा, ललित फौजी, चिगवानगई, दी यंग, बाइमू और झाओ गोंग बोवेन अकादमी में एक नए सैन्य व्याख्यान में उपस्थित थे। कंगनपुर सेना की कमान संभालने के बाद न्यू बेन ने कई उत्कृष्ट कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किया था। साहसी कप्तानों और श्रेष्ठ शताधिकियों में से चुने हुए। अब सेना 20,000 से अधिक हो चुकी थी। ललित फौजी के समय की कुछ हजार सेना से कहीं अधिक। युद्ध में नेतृत्व के लिए अधिकारियों की कमी अस्वीकार्य होती। न्यू बेन के सभी चयन युवराज सिंह द्वारा अनुमोदित किए गए थे और वे संतुष्ट थे। इन चयन ने उनके मन की अपेक्षाएं पूरी की थीं। न्यू बेन पक्षपात रहित था। युवराज, यह क्या है? कक्षा के सामने विशाल रेत मॉडल रखा था, 6 मीटर चौड़ा। इसमें बिंगजोउ, जिगो और कंगनपुर द्वितीय तक का भूभाग था और आगे आदिवासी कबीलों के क्षेत्र तक फैला हुआ था। मानचित्र पर दुश्मन की ज्ञात स्थितियां चिन्हित थीं। पिछले 2 दिनों में युवराज सिंह ने बुनियादी चकमक बंदूक युद्ध नीति सिखाई थी और अधिकारियों से उसे लागू करने को कहा था। फ्लिंटलॉक युद्ध में निशानेबाजी नहीं, बल्कि पंक्ति आधारित लगातार गोलाबारी सबसे महत्वपूर्ण थी। ये रणभूमि अनुकरण रेत मॉडल है, युवराज सिंह ने समझाया। साइड में कंगनपुर सेना और बर्बर कबीलों की इकाइयों के लकड़ी के चिन्ह रखे हैं। न्यू बेन ने एक फ्लिंटलॉक सैनिक की एक उंगली जितनी लकड़ी की प्रतिमा उठाई। ये तो तोपखाना है, लोकेश सिन्हा ने कहा, एक तोप की प्रतिमा देखते हुए। ललित फौजी भी पीछे नहीं था, उसने कंगनपुर और बर्बर 2 घुड़सवार प्रतिमाएं उठाईं और खिलौनों की तरह भिड़ा दिया। न्यू बेन ने मानचित्र और प्रतिमाओं को देखा और तुरंत समझ गया कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। उसने कंगनपुर द्वितीय में तोपखाना रखा और रक्तभेड़िया कबीले के चगताई शिविर में दुश्मन की घुड़सवार इकाई। बाकी अधिकारी भी समझ गए और उनके चेहरे चमक उठे। न्यू बेन की समझ वाकई एक सेनापति जैसी थी। युवराज सिंह ने उसकी प्रशंसा की। जैसा आप देख रहे हैं, युवराज सिंह बोले, ये बस एक विस्तृत रणभूमि मानचित्र है। आज हम यह अनुकरण करेंगे कि किस प्रकार बर्बरों को योजों से बाहर निकाला जाए। और मैं आपको एक विशेष फ्लिंटलॉक गठन भी दिखाऊंगा, जो घुड़सवार हमलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आप सभी को इसे याद रखना है और अपनी सेना को खोखला वर्ग गठन में तेजी से ढलना सिखाना है। सभी अधिकारियों ने सिर हिलाया। न्यू बेन ने कहा, युवराज, योजोऊ के बर्बरों को हराने के लिए घुड़सवार सेना अनिवार्य है। लेइमिंग की यूनिट ग्वाननिंग लॉ हश्व अब 6000 है। हमारी चकमक राइफलों की मारक क्षमता चाहे अधिक हो, लेकिन बिना घुड़सवार सेना के हम पीछे हटते दुश्मन का पीछा नहीं कर पाएंगे। मैं सुझाव देता हूं कि ग्वाननिंग अश्वदल और कंगनपुर अश्वदल संयुक्त प्रशिक्षण करें। सही, युवराज सिंह ने कहा, केवल राइफल इकाइयों का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं, घुड़सवार सेना का अनुशासन और प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है। युद्ध संयुक्त सैन्य शक्ति से जीता जाता है। तो क्या घुड़सवार सैनिकों को भी चकमक बंदूकें मिलेंगी? कि ग्वानगई ने पूछा। हाँ, लेकिन लंबी राइफलें नहीं, युवराज सिंह ने कहा। आपको छोटी बैरल वाली कार्बाइन मिलेगी। लंबी राइफल घोड़े पर उपयोग नहीं हो सकती और आपका लोहे का कवच हटाया जाएगा। कवच नहीं, कि ग्वानगई हक्का बक्का रह गया। बर्बर तीरों से कैसे बचेंगे? युवराज सिंह ने समझाया। लौह कवच आपकी गति को बाधित करता है, लेकिन आप बिना सुरक्षा के नहीं होंगे। आपको छाती कवच, हेलमेट और तलवार दी जाएगी। आप करासिया घुड़सवार होंगे। ये व्यवस्था इतिहास के सिद्ध अनुभवों पर आधारित थी। 18वीं सदी में यूरोप में इसी प्रकार की घुड़सवार सेना अत्यंत प्रभावी थी। बर्बर तीरंदाजी के विरुद्ध सिर और छाती सुरक्षा पर्याप्त थी और गति भी बनी रहती। पीछा करने या युद्धभूमि साफ करने के लिए आदर्श। एकमात्र कमी, छोटी बंदूकें केवल 2 बार चलाई जा सकती, फिर बेकार।
लेकिन एक ही गोली दुश्मन को भयभीत करने के लिए पर्याप्त होती। चुपके हमलों में फिर भी पुरानी कॉम्पोजिट क्रॉसबो ही उपयोगी थी, क्योंकि चकमक बंदूकें बहुत शोर करती थीं। युवराज सिंह की विस्तृत व्याख्या सुनकर कि ग्वानगई ने अंततः सहमति में सिर हिलाया। न्यूबेन हंस पड़ा। घुड़सवार किसी भी प्रकार का हो, हमारा असली हथियार प्रशिक्षण और अनुशासन है। कि कमांडर, उपकरणों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहिए। C-317 लू तोंग की श्रेष्ठ कृति। किंगनपुर किंगजू के सैन्य प्रशिक्षण मैदान में ललित फौजी लू फेई और अन्य अधिकारियों की टीम ने जब नई रणनीति सुनी, तब जी कमांडर, की गंगई ची गांगी ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। युवराज सिंह ने न्यू बैंड की ओर नजर मिलाई, फिर खोखले चौकोर युद्ध रूप हॉलो स्क्वायर फॉर्मेशन की विस्तृत व्याख्या शुरू की। वह युद्ध रूप जिसने आगे चलकर अनगिनत युद्धों में घुड़सवार सेना को रोकने में अद्वितीय प्रभाव दिखाया। खुले मैदान में ये चौकोर गठन चारों दिशाओं में समान सुरक्षा देता था। कोई भी दुश्मन, चाहे वह घुड़सवार हो, बिना भारी हानि के इस चौक को न तोड़ सकता था और न ही घेर सकता था। युवराज सिंह ने लकड़ी की सैनिक मूर्तियों से रेत मानचित्र पर विभिन्न रूप दिखाए। बड़ा चौकोर, कई छोटे चौकोर, चलायमान चौकोर और परिस्थितियों के अनुसार उनके रूपांतरण। की गंगई की कैवलरी के लिए युवराज सिंह ने केवल एक स्पष्ट आदेश दिया। स्थिति कोई भी हो, घुड़सवार सदैव सघन गठन में ही आक्रमण करेंगे। पूरा सुबह का समय युद्ध रूपों, अनुशासन और रणनीति परिवर्तन पर प्रशिक्षण में बीता। ये केवल युद्ध नहीं था, रसायन, भौतिकी, गणित। युवराज सिंह हाल ही में हर विषय स्वयं पढ़ा रहे थे। थके और प्यासे युवराज सिंह ने अंत में कहा, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन रुको, ये प्रशिक्षण पुस्तकें साथ ले जाओ। मैं रोज व्याख्यान नहीं दे सकता। इन्हें अध्ययन करो, जहां समझ ना आए, प्रश्न तैयार कर लाना। खुद से सीखना उतना ही आवश्यक है जितना मैं सिखाता हूँ। बोवन अकादमी ज्ञान का केंद्र बन चुकी थी, और युवराज सिंह अकेले सब नहीं संभाल सकते थे। अफसरों के जाने के बाद युवराज सिंह अकादमी के भीतर घूमने लगे। यहाँ 8 विभाग थे: लोक प्रशासन, गणित, रसायन, भौतिकी, खनिज विज्ञान, चिकित्सा, नौसेना अकादमी, सेना अकादमी। कुल लगभग 3000 विद्यार्थी, एक आधुनिक मध्यम स्तर के विद्यालय जितने। पथों पर चलते हुए वे कई विद्यार्थियों से मिले। सबने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया। अकादमी का विशाल भोजनालय लगभग भरा हुआ था। भोजन सरल था, चावल और स्टीम्ड बन, लेकिन निर्धन विद्यार्थियों के लिए यह वरदान था। तभी धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। कई विद्यार्थी हंस पड़े। फिर वही रसायन विभाग। युवराज सिंह तुरंत उस दिशा में बढ़े। रसायन प्रयोगशाला के बाहर लू तोंग और कई विद्यार्थी भीगे कपड़ों से नाक ढक के खड़े थे। क्या हुआ? युवराज सिंह ने पूछा। लू तोंग उन्हें रोकते हुए बोला, अंदर मत जाए महाराज, हवा विषैली है। विषैली? इस बार क्या कर डाला? लू तोंग ने उत्साह से कहा, हमने श्वेत फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस तैयार कर लिया था महाराज, लेकिन एक विद्यार्थी ने गलती से उसमें गंधक मिला दी और कांच फट गया। युवराज सिंह स्तब्ध रह गए। तुमने सचमुच श्वेत फॉस्फोरस बना लिया? जी महाराज, लू तोंग गर्व से बोला, और मेरी ये दुर्गंध पूरी हफ्ते मूत्र के साथ काम करने का नतीजा है। युवराज हंस पड़े। बताओ कैसे किया? लू तोंग ने प्रक्रिया समझाई। मूत्र एकत्र करना, उसे सुखाना, रेत, कोयला, चावल के साथ मिश्रण बनाना, उसे गर्म करना और निकली हुई गैस को ठंडे पानी में डालकर श्वेत फॉस्फोरस प्राप्त करना। युवराज सिंह बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत बढ़िया लू तोंग, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अध्याय 318 प्रेरणा। रसायन प्रयोगशाला के बाहर रसायन विभाग के कुछ विद्यार्थी घबराए खड़े थे, अंदर लौटने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि सफेद फॉस्फोरस जलने पर जहरीली गैस छोड़ता है, और जब विस्फोट हुआ तो वे सब भागकर बाहर आ गए। युवराज सिंह की ऊंची प्रशंसा मिलने के बाद लू तोंग, अब भारतीय नाम नीचे सूचीबद्ध किया जाएगा, मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहा था। युवराज की पुस्तक इतनी विस्तृत थी, उसके बिना हम कभी सफेद फॉस्फोरस नहीं बना पाते। उसने विनम्रता से कहा, तुम विनम्र हो, पर यह सच है, युवराज सिंह ने उत्तर दिया। किताब का ज्ञान मृत होता है जब तक तुम उसे जीवन न दो। ये सफेद फॉस्फोरस तुमने स्वयं बनाया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आशा करता हूँ कि तुम और भी रासायनिक यौगिक बनाओगे और किशनपुर की रासायनिक उद्योग को आगे बढ़ाने में सहायता करोगे। उन्हें चिंता थी कि क्या लू तोंग और दूसरे विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर पाएंगे। अब वे निश्चिंत थे। यदि सीखने की इच्छा हो तो ये रसायन विद्यार्थी स्वयं खोज और नवाचार करते रहेंगे। चिंता मत करें युवराज, लू तोंग ने सिर झुकाते हुए कहा। हमारा खाना, कपड़ा, घर, सब कुछ युवराज से ही है। यदि आप ना होते तो हम आज भी घासभूमि के गुलाम होते। आपके लिए तो हम आग और पानी में भी कूद पड़ेंगे। युवराज सिंह ने उसे उठाया। मेहनती होना अच्छा है, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखो। तुम सब मेरे लिए अनमोल हो।
तुम में से एक को भी खो दूं तो मुझे गहरा दुख होगा। हे, प्रशंसा सुनकर लू तोंग शर्मा गया। फिर लगभग गर्व से बोला, वैसे युवराज, मैंने हाल ही में एक नई प्रकार की तोप गोला भी बनाई है। नया गोला? युवराज सिंह की भौहें उत्साह से उठ गईं। कब से तुम गोला बारूद बनाने लगे? ये साधारण गोला नहीं है। मुझे इसका विचार रसायन विद्या से आया, इसका नाम है चूना बम। युवराज सिंह की आंखें चमक उठीं। वे वास्तव में प्रभावित हुए। चूना बम वास्तव में 18वीं-19वीं शताब्दी में उपयोग होता था, इसे प्रारंभिक रासायनिक हथियार भी कहा जा सकता है। आगे बताओ, युवराज बोले, ये देखने के लिए उत्सुक कि लू तोंग कितना आगे बढ़ चुका है। युवराज, चूने की धूल किसी की आंख में जाए तो जलन होती है, बहुत तीव्र दर्द, यहाँ तक कि अंधापन भी। सैनिक इसे किलाबंदी युद्ध में इस्तेमाल करते थे। यदि हम इसे तोप के गोले में बदल दें तो दूर से ही दुश्मन को अंधा कर सकते हैं। और इसे पानी से धोया नहीं जा सकता, केवल तेल से। दुश्मन के पास युद्धभूमि में तेल नहीं होता, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, युवराज सिंह मुस्कुराए। काफी समय बाद देख रहा हूं कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। लू तोंग, मैं तुम्हें बोवेन अकादमी में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करूंगा ताकि तुम अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनो। अरे नहीं युवराज, ये सब आपकी शिक्षा का फल है। लू तोंग घबरा गया। नहीं, यह जरूरी है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी अकादमी के भविष्य के लिए है। ये लो तुम्हारा इनाम, 5000 चांदी तौल। युवराज ने उदारतापूर्वक कहा। पैसे से ज्यादा ये संदेश था कि शिक्षा को वास्तविक उपलब्धियों में बदलो। युवराज के लिए 5000 तौल बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि किशनपुर के भविष्य को आगे बढ़ाने वालों के लिए वे हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि चूना बम का विचार तुमने दिया है, जाकर चेंचीक भारतीय नाम नीचे के साथ काम करो। तुम दोनों इसे हकीकत बनाओगे। जी, युवराज, लू तोंग उत्साहित होकर बोला। युवराज सिंह ने अंतिम बार सिर हिलाया और जालोंग व जाहू भारतीय नाम नीचे के साथ वहां से चले गए। लू तोंग ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर खुशी से चिल्ला उठा। पहली बार युवराज ने उसे इतनी ऊंची प्रशंसा दी थी। उसे लगा, आखिरकार वह सच में युवराज के लिए कुछ कर रहा है। दूसरे रसायन विद्यार्थियों की ओर मुड़कर उसने कहा, तुम सब ने सुना, युवराज ने मुझे 5000 चांदी दी है, बट मैं पूरा श्रेय नहीं ले रहा। हम सब ने ये प्रयोग साथ किए हैं। हम इनाम बराबर बांटेंगे और युवराज का विश्वास चुकाने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। विद्यार्थी खुशी से उछल पड़े। इतने पैसों से वे आराम से जी सकते थे। कौन चांदी को मना कर सकता है। उधर महल में वापस आकर युवराज सिंह ने लू तोंग और रसायन विभाग की प्रशंसा में एक सार्वजनिक अधिसूचना लिखी। उसे बोवेन अकादमी में चिपकाया जाएगा ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जगाया जा सके। महान यू साम्राज्य में काफी समय रहने के बाद युवराज ने एक अजीब बात नोट की। न तो सेना में और न ही छात्रों में कोई प्रतिस्पर्धात्मक भावना थी। उन्हें यह अकल्पनीय लगता था। उनके लिए ये लंबे समय के आराम और आत्मसंतुष्टि का परिणाम था। इसलिए वे इसे बदलना चाहते थे, अकादमी और सेना दोनों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आग जलाने के लिए। उपलब्धि का पुरस्कार होगा, अपूर्णता की आलोचना, यही महत्वाकांक्षा जगाती है। अधिसूचना लिखकर उन्होंने जालोंग को भेजा कि वह इसे अकादमी के भोजनालय में टांग दे, जहां हर छात्र देख सके। वाह, युवराज वाकई बहुत उदार हैं। 5000 तौल। अब तो रसायन विभाग वाले रोज मांस खाएंगे। जैसे ही नोटिस लगाया गया, भीड़ जमा हो गई। अरे, क्या कर सकते हो। लू तोंग की टीम ने सच में बड़ा काम किया है। सच कहूं, उन्होंने यह इनाम कमाया है। और सोचो, हम तो मजाक उड़ा रहे थे कि लैब उड़ा दी, निकला कि वो धमाका 5000 तौल का था। और छात्र इकट्ठे हुए, कुछ के चेहरे ईर्ष्या से लाल थे। अरे, भौतिकी विभाग, तुम लोगों को क्या हुआ। रसायन विभाग तो उड़ रहा है। तुम्हारे परिणाम कहाँ हैं? हाँ, भौतिकी और रसायन तो जुड़वा हैं। अगर वे पुरस्कार जीत रहे हैं तो तुम लोग क्या कर रहे हो। पास से गुजरते भौतिकी के एक समूह का चेहरा उतर गया। सच चोट करता है, वे पूरी तरह पीछे रह गए थे। आराम करो, एक शांत आवाज आई। किसने कहा कि भौतिकी में प्रतिभा नहीं है। रुको, हम जल्द ही रसायन विभाग को पकड़ लेंगे। अरे देखो, ये तो लिन वेनताओ भारतीय नाम नीचे है भौतिकी वाला। अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जीभ न काट लेना। 3 साल से डिग्री नहीं मिली, एक किताबों में खोया लड़का रसायन विभाग को हरा देगा। प्रशासन विभाग के एक छात्र ने चिढ़ाते हुए कहा। हा हा हा, भीड़ हंसी से फट पड़ी। पर लिन वेनताओ ने बस घूर कर कहा, गौरय हंस की उड़ान नहीं समझ सकती। बस देखते रहो। C319, नेचुरल डिजास्टर्स कैनॉट बी स्टॉप्ड। डूबते सूरज की रोशनी में जाओ लाओंग का चेहरा लाल आभा से चमक रहा था। बोवेन अकादमी से लौटते समय उसने मुस्कुराते हुए युवराज सिंह से कहा, महाराज, कई विद्यार्थी उस इनाम वाले नोटिस से बहुत प्रेरित हुए हैं। कुछ तो कह रहे थे कि वे लू तोंग को भी पीछे छोड़ देंगे। अच्छा है, इन छात्रों को सच में प्रेरणा की जरूरत थी। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। ये लो, इसे कल हर विभाग में चिपकवा देना।
हर दिन युवराज सिंह के साथ रहते रहते जाओ लौंग और जाओ हुआ अनौपचारिक विद्यार्थी बन चुके थे। समय के साथ उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया था। जाओ लौंग ने वह नया दस्तावेज देखा जो युवराज सिंह ने दिया था। उसमें पुरस्कारों की विस्तृत सूची थी। छात्रवृत्तियां, वैज्ञानिक नवाचार पुरस्कार, प्रगति पुरस्कार, विशेष योगदान पुरस्कार। हर पुरस्कार के लिए अलग अलग इनाम तय था, लेकिन जाओ लौंग को सबसे ज्यादा हिलाकर रख देने वाला था विशेष योगदान पुरस्कार। कंगनपुर शहर में एक मकान और 3000 सोने के टुकड़े। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झटके से झुका और बाहर चला गया। ये योजना सिर्फ बोवेन अकादमी के लिए नहीं थी, ये पूरे प्रदेश के लिए थी। कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान या तकनीक में कोई उपलब्धि हासिल करके सरकार को सौंपेगा, उसका मूल्यांकन होगा और इनाम मिलेगा। अगर मैं वो इनाम जीत गया तो 10 बीवियां भी कोई समस्या नहीं। जाओ लौंग ने सपने में ही लार टपका दी, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब यह नोटिस लगाया जा रहा था, युवराज सिंह ने डूबते सूरज की ओर देखते हुए कैसी चिंता जताई थी। सूर्यास्त बेहद सुंदर था, आकाश रंगीन कांच की तरह चमक रहा था। लेकिन युवराज सिंह के लिए ये सुंदरता खतरे की निशानी थी। एक पुरानी कहावत है, सुबह का लालिमा लाए वर्षा, शाम का लालिमा लाए सूखा। अभी कंगनपुर प्रदेश में लगातार खूबसूरत शामें हो रही थीं, जिसका मतलब वही था जिसकी चेतावनी पंगयुक्तिन ने दी थी। सूखा पड़ने वाला था। इतिहास में हेबेई, हेनान और शानडोंग हमेशा सूखे और टिड्डी प्लेग के केंद्र रहे हैं। 1942-43 के हेनान अकाल में राष्ट्रीय सरकार के समय भयंकर सूखा पड़ा, फिर टिड्डियों का हमला और पूरे प्रांत में भयंकर अकाल फैला। अनगिनत लोग मारे गए और वह अकाल चीन जापान युद्ध के दौरान पड़ा, जिससे विनाश कई गुना बढ़ गया। अब उसी तरह रक्तभेड़िया कबीला ब्लड वुल्फ ट्राइब उत्तर में घात लगाए बैठा था। अगर बिंगझोउ या जिगोऊ में सूखा पड़ा और हालात बिगड़े, तो युवराज सिंह द्वारा बनाई गई सारी तरक्की एक रात में ढह सकती थी। लेकिन वह इंसान थे, वे न तो प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते थे, न ही दूसरे राजकुंवरों के प्रदेशों में दखल दे सकते थे। बिंगझोउ राजकुमार लियांगेश्वर के अधीन, जिगोऊ राजकुमार योगेंद्र के अधीन, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे सिर्फ अपने प्रदेश की रक्षा कर सकते थे। बारिश होनी चाहिए, खूबसूरत सूर्यास्त पेट नहीं भरता। युवराज सिंह बुदबुदाए। उस रात चिंता में सो नहीं पाए। अगली सुबह सीधे व्यापार मंडल पहुंचे, अनाज खरीद की निगरानी करने। महाराज, मैंने बाटा आधारित व्यापार शुरू कर दिया है। हम बड़े पैमाने पर अनाज खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, ली कायुआन ने बताया। काफी नहीं है, युवराज सिंह ने कहा। सभी व्यापारी जहाजों को दक्षिण भेजो, वहीं से अनाज खरीदो। उत्तर कभी आत्मनिर्भर नहीं रहा, हमें दक्षिण पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। एक रात की बेचैनी के बाद युवराज सिंह ने निर्णय ले लिया था, अभी दक्षिण से बचा खुचा अनाज खरीद लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। ली कायुआन अब युवराज सिंह की गंभीरता समझ चुका था। महाराज, एक व्यक्ति है जिसे आप मिलना चाहेंगे। यदि वह मदद करने को तैयार हो गया तो अनाज की समस्या पूरी तरह हल हो सकती है। कौन? युवराज सिंह ने पूछा। काओ परिवार का व्यक्ति, जियांगनान का सबसे धनवान कुनबा। वे यहाँ दर्पण खरीदने आए हैं और आपसे मिलने भी। क्या अभी उनसे मिलना चाहेंगे? काओ परिवार, युवराज सिंह ने भान उठाई। 1 साल से अधिक समय से वे कीमती वस्तुएं बना रहे थे, लेकिन काओ परिवार ने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। आखिरकार जाल में फंस ही गए। उन्होंने सोचा, ठीक है, भेजो उन्हें। कुछ ही देर में ली कायुआन एक सफेद रेशमी पोशाक पहने व्यक्ति को लेकर लौटा। काओ झेंग्यांग, महाराज को प्रणाम करता है। आत्मकद, शालीन, आत्मविश्वासी। काओ झेंग्यांग, क्या तुम रखेल पुत्र हो? युवराज सिंह की आवाज ठंडी हो गई। एक गौण पुत्र को भेजा है। लगता है काओ परिवार अभी भी मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा। वे उसे स्पष्ट रूप से परख रहे थे। काओ झेंग्यांग, जो लिनान से 7 दिन यात्रा करके आया था, सीधे किंगझोउ भेजा गया था। बिना हिचकिचाए उसने उत्तर दिया, कहते हैं महाराज दूरदर्शी हैं, पूरे महान यू साम्राज्य के लिए आदर्श। मैंने नहीं सोचा था कि आप जन्म स्थिति की परवाह करेंगे। दुर्भाग्य है, मैंने आपको अलग समझा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली कायुआन गरजा। महाराज से ऐसा बोलने की जुर्रत, अगर पता होता तो दर्पण भी न बेचते। युवराज सिंह ने हाथ उठाकर उसे रोका। किंगझोउ में मुझे जन्म पद की परवाह नहीं, लेकिन महान यू साम्राज्य में उच्च कुल केवल वैध उत्तराधिकारियों को ही मानते हैं। क्या तुम सोचते हो मिठास भरी बातें मुझे धोखा दे देंगी? काओ झेंग्यांग ने क्षण भर सोचा, फिर बोला, ऐसा नहीं है कि काओ परिवार आपको कम समझता है। मेरे पिता आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। मेरे बड़े भाई बीमार हैं, इसलिए मुझे भेजा गया। पहले ही क्यों नहीं कहा? युवराज सिंह खड़े हो गए। मुझे खेल पसंद नहीं, सीधे बताओ क्या चाहते हो? ठीक है, काओ बोला, जैसा आप जानते हैं, काओ परिवार वर्षों से राजकुमार चंद्रेश प्रिंस शू का समर्थन करता रहा है। क्या अब भी? युवराज सिंह ने पूछा। महाराज, व्यापारी की कोई सीमा नहीं होती। हम राजा नहीं देखते, हम लाभ देखते हैं।
हमें राजकुमार चंद्रेश का कुत्ता मत समझिए। ये बात सुनकर युवराज सिंह की आंखें संकुचित हो गईं। महान यू साम्राज्य में कोई व्यापारी इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इस साम्राज्य में व्यापारी कुलीनों के सेवक होते हैं, और क्या हो सकते हैं। सहमत, काओ ने सिर हिलाया। लेकिन आप अलग हैं। आप व्यापार के माध्यम से देश को पुनः बनाना चाहते हैं। शायद आप एक ऐसी भूमि बना सकते हैं जहां व्यापारी स्वतंत्र हों। C320 सपने बेचना। सूर्यास्त की लालिमा से चमकते व्यापार मंडल के अध्यक्ष कक्ष में गूंजती हंसी ने सभी व्यापारियों को चकित कर दिया। ये तो स्पष्ट रूप से युवराज सिंह की हंसी थी। अक्सर केवल ली कायुआन ही यहाँ के कार्य संभालते थे। युवराज का यहाँ आना किसी बड़े कारण का संकेत था। अंदर सफेद रेशमी वेशभूषा में खड़े काओ झेंग्यांग स्तब्ध थे। युवराज सिंह की अनियंत्रित हंसी ने उन्हें उलझन में डाल दिया। वे संदेह करने लगे कि क्या वे अपने पिता द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा कर भी पाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि महाराज क्यों हंस रहे हैं? काओ झेंग्यांग ने साहस करके पूछा। युवराज ने हंसी रोककर ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत पर हंस रहा हूं। अगर राजकुमार यानेश्वर प्रिंस छू को पता चल गया कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो, तो पूरी काओ कुल रातों रात मिटा दी जाएगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि अमीर होने से कोई तुम्हें छू नहीं सकता? गलत। तुम्हारी संपत्ति तो बस अस्थायी है। अंततः वह राजकुमार की ही मानी जाती है। सुअर को मोटा किया जाता है काटने के लिए। काओ झेंग्यांग तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराज ठीक कहते हैं, लेकिन शायद आप काओ कुल को कम आंक रहे हैं। हमने कभी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे। हमारी संपत्ति पूरे साम्राज्य में फैली है और उसके बाहर भी। यदि कभी हमें महान यू साम्राज्य छोड़ना पड़ा तो हमारे पास ठिकाने हैं, लेकिन हमारी जड़ें तो यही हैं। यदि हमें एक स्थिर ठिकाना मिल जाए तो हम यहीं रहना चाहेंगे। कुछ क्षण रुककर वह बोले, महाराज, आने का एक और कारण है। समुद्र में हमारे जहाजों की भेंट आपके युद्धपोतों से हुई। क्या आप युए युन को जानते हैं? वॉट? युवराज सिंह तड़प कर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर प्रबल क्रोध फैल गया। झाओ लोंग और झाओ हु तुरंत तलवारें निकालकर सतर्क हो गए। तो वह आपका आदमी है। काओ झेंग्यांग शांत स्वर में बोले, दुर्भाग्यपूर्ण है 3 गैलियनों को चिरचिर करके डुबो दिया गया। आपकी 1 मिलियन तौल सोने से अधिक की हानि हुई होगी। युवराज धीरे धीरे शांत हुए। महीनों से युए युन की कोई खबर न थी। उन्हें उसकी मृत्यु का भय लगने लगा था। तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। काओ परिवार युए युन के पोतों की मरम्मत करवा रहा है। 1 माह में आपकी नौसेना लौट आएगी। ये हमारी सद्भावना है। सहयोग का प्रस्ताव। और बदले में तुम्हारा काओ कुल क्या चाहता है? युवराज ने व्यंग्य से पूछा। आपकी नौसेना आपकी शक्ति का प्रमाण है और हमें वही चाहिए। मेरे पिता मानते हैं कि आप काओ परिवार को एक अलग भविष्य दे सकते हैं। यदि आप चाहें कि हम कंगनपुर राज्य किंगजू में बैंक खोलें, तो हम और भी उत्साह से काम करेंगे। युवराज समझ चुके थे, राजनीति इक्वल्स हितों का आदान प्रदान। बस यही शर्त है। युवराज ने पूछा। हाँ, हमें पता है कि महाराज कंगनपुर राज्य बैंक बनाना चाहते हैं, पर आपको पूंजी और बैंकिंग अनुभव की कमी है। कार्य धीमा चल रहा है। यदि आप बैंकिंग संचालन काओ कुल को सौंपें, तो हम 3 माह में आपके क्षेत्र के हर जिले में शाखाएं खोल देंगे। युवराज सिंह कुछ क्षण सोच में पड़े। वित्त का अधिकार अत्यंत शक्तिशाली होता है, पर काओ परिवार युवराज के राज्य बैंक से खतरा महसूस कर रहा था। इसीलिए वे स्वयं दौड़े आए थे, और युए युन वर्तमान में उनके नियंत्रण में था। यही उनका दबाव बिंदु था। कुछ सोचने के बाद युवराज बोले, मैं अपना कंगनपुर राज्य बैंक नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे काओ कुल को अपने क्षेत्र में निजी बैंक खोलने से नहीं रोकूंगा। यही मेरी अंतिम सीमा है। काओ झेंग्यांग मुस्कराए। मेरे पिता ने भी यही कहा था। हम स्वीकार करते हैं। ये परिणाम दोनों के लिए लाभकारी था। युवराज ने मन ही मन माना। पैसा पूंजी है, पूंजी ताकत है, और जब व्यापारी लाभ में होते हैं वे कभी नहीं टूटते। यही सिद्धांत था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्य बना दिया। अब युवराज ने आर्थिक गठबंधन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। ऐसा गठबंधन जिसमें व्यापारी उनके चारों ओर केंद्रित हों। और फिर युवराज ने अगला दांव चला। मेरे पास एक व्यावसायिक अवसर है। लाभ अत्यंत विशाल है। रुचि है। कृपया बताएं, काओ ने कहा। मैं उत्तर की ओर रक्तभेड़िया जनजाति के विरुद्ध अभियान चलाकर योजो वापस लेना चाहता हूं। सम्राट विक्रमेंद्र पहले ही सहमति दे चुके हैं। जो भूमि मैं जीतूंगा वह मेरी होगी, लेकिन मुझे रसद चाहिए। इसलिए मैं इस युद्ध का जन निवेश क्राउड फंड करना चाहता हूं। जो भी धन लगाएगा उसे युद्ध से मिलने वाले लाभ में हिस्सा मिलेगा। युद्ध लाभ? काओ चकित रह गए। किस प्रकार के लाभ? भूमि, पशुधन, घोड़े, बंधक कैदी, उनके व्यापार मार्गों का नियंत्रण, यानी संपत्ति, अधिकार, जमीन। जो चाहो सब मिलेगा। बस पैसा दो और मैं तुम्हारा अग्रिम मोर्चे का निवेश बन जाऊंगा। काओ झेंग्यांग स्तब्ध रह गए। ये राजकुमार सच में पूरी दुनिया से अलग सोचता था।